नेक्स्ट सीन में हम 10th फ्लोर के मरीन ड्राइव में दिख पाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि इस बार का जो कंपटीशन है वो सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े बंदे लोग ने पार्टिसिपेट लिया है। उसके ऐसे बोलते ही उसके जो बगल वाली लड़की रहती है वो बात करते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से इस बार का जो विनर रहेगा वो नैमगुन फैमिली का खून रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके ऐसा कहने के बाद उसके जो बगल वाले और बंदे रहते हैं वो उसके रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो। मेरे ख्याल से ये जो एर्गन है ओलंपस का वो विनर रहेगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ रूमर सुने हैं, और वो रूमर्स ये है कि जो एर्गन है उसने अभी तक 25 फ्लोर को क्लियर कर दिया है, और वो इस कंपटीशन के लिए आगे के जो फ्लोर्स हैं उसको अब क्लियर नहीं करने वाला है। एंड अगर ये रूमर सही हैं तो मेरे ख्याल से वो 10 ईयर के अंदर एक रैंकर बन जाएगा, क्योंकि उसके फ्लोर क्लियर करने की स्पीड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो बंदा जैसे इस बात को बोलता है, हमें उसके सामने एक और बंदे को दिखाया जाता है जो लिटरली अपने टेबल से खड़ा हो जाता है, और वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, कि वो न्यूज़ ये है कि जो ग्रैंड कंपटीशन है उसमें जो यूआन है वो भी ज्वाइनिंग कर रहा है। इस बात को सुन करके उस सामने वाला बंदा रहता है वो भी लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर वो अपने आप को संभाल करके थोड़ी देर बाद कहता है कि मैंने सोचा था कि जो यूआन है वो अभी टावर को क्लाइंब करने में फोकस करेगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी गिल्डों का जो स्पॉन्सरशिप है उसको ठुकरा दिया है। एंड अगर वो किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता तो आखिर में वो ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही क्यों ले रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो उसके बगल वाला बंदा रहता है वो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो जो ये कंपटीशन है उसके अंदर इसके रिवॉर्ड के लिए ज्वाइन हो रहा है। ये बोलने के बाद वो बंदे थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं और अपना जो खाना है उसको खाने लगते हैं। एंड फिर उसी बीच वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि चलो यहाँ पर एक बैट लगाते हैं कि यूआन किसी गिल्ड में ज्वाइन होगा या नहीं होगा। इस बात को सुन करके उससे सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ, मैं सही में यहाँ बस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर में यूआन को कितने सारे गिल्ड के रिक्वेस्ट आएंगे और वो ज्वाइन होगा या नहीं होगा। उन लोग कैसे बात करते ही समय हमें वहाँ पर एक कार्सल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम हमारे यूआन को दिख पाते हैं, जो बहुत सारे गिल्ड के बंदों को रिफ्यूज़ कर देता है। वहाँ पर लिटरली बहुत सारे बंदे रहते हैं जो हमारे यूआन का जवाब सुन करके लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर हम उसके सामने में भी एक ब्लू मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है बर्लिन, और ये एक ड्रैगन रेस का बंदा है जो हमारे यूआन को यहाँ पर ज्वाइन कराने के लिए आया है। वो हमारे यूआन से बात करते हुए कहता है कि प्लीज़ सर, आप हमारे जो गिल्ड है उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। इसके जवाब में यूआन से कह देता है कि नहीं, मैं तुम लोग के गिल्ड के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकता। ये बोल करके वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच वहाँ पास एक बंदा आ जाता है जो हमारे यूआन को देखकर कहता है कि तो आखिर में आप है सर यूआन। वैसा बोल करके अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ा देता है और कहता है कि मैं जॉइन गिल्ड का गिल्ड लीडर हूँ। तो गाइस यहाँ आपस में बता दो, ये जो जॉइन गिल्ड है वो एंजल की गिल्ड है, जिसके अंदर एंजल हमारे यूआन को ऐड करना चाहते थे, बट यूआन ने सीधा मना कर दिया था कि वो उसका गिल्ड के अंदर नहीं आ सकता। तो इसी के साथ हम स्टोरी को फिर कंटिन्यू करते हैं। इस बंदे को आते हुए देख कर यूआन थोड़ा गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पास ऑलरेडी 13 बार आ चुके हो, फिर भी से तुम अभी तक इस बात को नहीं समझे कि मैं तुम्हारे गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो सकता। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये कार्ड देने आया हूँ। ये बोल करके वो अपना जो कार्ड है उसको आगे कर देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो बंदा है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अनोइंग है और एरोगेंट है। अगर मुझे सही में इस बंदे की ज़रूरत नहीं रहती मेरे गिल्ड में तो मैं इसे कभी भी ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट नहीं करता, बट इस बंदे की मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे गिल्ड में, इसीलिए मुझे अभी इससे बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करना चाहिए। ये सब बातें सोचने के बाद वो हमारे यूआन से बड़े प्यार से कहता है कि यूआन, अगर तुम हमारे गिल्ड में अभी ज्वाइन नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, बट इन फ्यूचर अगर तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहो तो हमेशा यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्लेस खाली रहेगी। वो वैसा बोल करके सामने देखने लगता है। तो इसके जवाब में हमारे यूआन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरा फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है तुम जैसे गिल्ड को ज्वाइन करने का, तो इसीलिए प्लीज़ तुम सब यहाँ पर से चले जाओ। यूआन ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो उस बंदे का कार्ड लेते हुए कहता है कि आखिर में तुम सब यहाँ पर यूआन को क्यों छेड़ रहे हो। उसने एक बार बोल दिया ना कि वो किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता तो नहीं होना चाहता। वो जैसे इस बात को बोलता है हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं एर्गन रहता है। फिर एर्गन यूआन से बात करते हुए कहता है कि सही में ये बहुत ज़्यादा लंबा समय होगा तब से हम नहीं मिले हैं। वो ऐसा बोल करके वो जो कार्ड रहता है उसको जला देता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, जिसे देख करके यूआन अपने मन में कहता है कि सही में इसका जो एंट्री था वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक एंट्री था। वो ऐसा मन में सोचने के बाद एर्गन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पर से जा सकते हो। इस बात को सुन करके एर्गन भी बहुत ज़्यादा चबी फेस बना देता है और थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ, क्या तुम सीरियस हो। जिसके जवाब में यूआन कह देता है कि हाँ, मैं सीरियस हूँ, तुम भी यहाँ पर से जा सकते हो। इस बात को सुन करके जो बर्लिन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है और अपने मन में कहता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है उसने ओलंपस के एर्गन को भी यहाँ पर से भेजने का हिम्मत किया है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमारा यूआन एर्गन से बात करते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ बस मजाक कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। इस बात को सुन करके जो एर्गन है उसकी जान में जान आता है। फिर हमें उसके पीछे उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो इन सब चीज़ों को ऐसा होते हुए देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। बट फिर उसी समय यूआन एर्गन को पकड़ करके अपने रूम के अंदर ले जाता है एंड जो दरवाज़ा रहता है उसको उन लोग के मुँह के सामने बंद कर देता है। वो जैसे ही हरकत को करता है वहाँ पर जो तीनों बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं
एंड फिर जो ग्रीन कपड़े वाला बंदा रहता है वो बर्लिन से बात करते हुए कहता है कि गिल्ड मास्टर जरा देखिए, अब ये सही में बहुत ज़्यादा हो गया। ये बंदा लगातार हम लोग के गिल्ड का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये चाहता तो आपको यहाँ पर वोटिंग के लिए तो पूछ ही सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने आपके सामने जो दरवाज़ा है उसको ही बंद कर दिया। इस बात को सुनने के बाद बर्लिन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम चुप करो, तुम्हें यहाँ पर सभी कुछ नहीं पता। अगर मैं सही बोलूँ तो हमें उस बंदे की अपनी गिल्ड में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, इसीलिए मैं उससे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और हम यहाँ पास अकेले ऐसे बंदे नहीं हैं जिसके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो सारे ही गिल्ड को ऐसा ही ट्रीट कर रहा है, तो फिर ये चलता है। इस बात को जो जॉइन गिल्ड का गिल्ड लीडर रहता है वो भी सुन रहा होता है। वो इन सारी बातों को सुनने के बाद उन लोग से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पर से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब कोई काम नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर तीनों जने हाँ बोल देते हैं एंड देन वहाँ पर से चले जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ पर से जाते हैं हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हरगन रूम को देख कर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर योन से बातें करते हुए कहता है कि योन सही में ये जो रूम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आखिर में तुमने कितने सारे पॉइंट्स दे करके इस रूम को लिया है। इस बात के रिप्लाई में योन कह देता है कि अगर मैं सही सही बताऊँ तो मैंने इस रूम को लेने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए हैं, एंड मैंने इस रूम को इसलिए लिया है ताकि यहाँ पर मैं रेस्ट कर सकूँ, जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। योन ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके डोर पे नॉक होने लगता है, एंड उसके डोर के बाहर से कोई बंदा योन को चिल्ला कर कह रहा होता है कि सर योन क्या आप अंदर में हैं, और अगर आप अंदर में हैं तो क्या आप मेरे से बात करना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुमने इस रूम को रेस्ट करने के लिए लिया है, पर जो बंदे हैं वो तुम्हें यहाँ पर रेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। वो ऐसा बोल करके एक चेयर पे जाकर बैठ जाता है, एंड फिर जो योन है वो भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। फिर योन एरगन से पूछता है कि एरगन और बताओ तुम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हो, एंड जो तुम्हारे टीममेट हैं वो आखिर में कहाँ पर है। इसके जवाब में एरगन कह देता है कि जो मेरे टीममेट्स हैं वो अभी अपनी जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एंड वो इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद योन अपने सिर को हाँ में हिला देता है, जिसे देख करके एरगन भी थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। एंड फिर एरगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि योन मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में एक रूमर सुन रखा है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़े ट्रबल को क्रिएट कर दिया, तुमने इसोफिटस को ओलंपस के द्वारा ले जाए जाने से रोका है, क्या ये बात सही है। इस बात को सुनने के बाद योन कुछ नहीं बोल पाता। फिर एरगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि योन आखिर में तुम यहाँ पर पागल हो गए हो क्या, तुम्हें तो ये पता ही होगा ना कि जो मेरे फादर है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जानते हुए भी तुमने अंत में इस जैसा कदम क्यों उठाया योन, मुझे रिप्लाई दो। इस बात को सुनने के बाद योन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि एरगन अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो आखिर में यहाँ पर तुम क्या करने आया हो, तुम्हें तो मेरा यहाँ पर एनिमी होना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़ा सीरियस हो जाता है, एंड फिर योन की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है कि योन तुम्हें ये पता ही होगा कि मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो किसी की भी बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर ले, एंड अपने जो फ्रेंड है उसी को ही अपना दुश्मन बना ले। एंड हाँ तुमने जो किया है उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंड फ़र्क पड़ता है हेरा और उसके बंदों को। जो एरेस एंड हेरा है उनको इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो लोग ऐसे ही चांस का वेट करते रहते हैं ताकि वो ओलंपस के अंदर अपनी जो जगह है उसको और भी अच्छे तरीके से बना सके। इस बात को सुनने के बाद योन उससे कह देता है कि ओह जो हेरा और एरेस है वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो फिर जिस का क्या ख्याल है, क्या वो इन सब बातों पे इंटरेस्टेड नहीं है। इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़ी देर के लिए शांत जाता है, एंड फिर योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर पहले बंदे हो जिससे जो मेरे फादर का नेम है उसको इतनी ज़्यादा केयरलेसली लिया है, बट अगर तुमने अब पूछ दिया है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जो मेरे फादर हैं वो अभी इस टावर के लास्ट फ्लोर पर अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से ओलंपस के अंदर नहीं आए हैं, शायद तक उनको इस बात के बारे में पता भी नहीं होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद योन एरगन को तो कुछ नहीं कहता, बट अपने मन में सोचने लगता है कि जरा देखो ये लोग 100 फ्लोर को लास्ट फ्लोर बोल रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसा ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइमलाइन में किसी ने भी 100 फ्लोर को क्लियर नहीं किया है और उसके आगे के एग्जिस्टेंस के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है। इन सब बातों को अपने मन में कहने के बाद योन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, बट उसी समय हमें फिर से एरगन का आवाज़ सुनाई देता है जो योन से बातें करते हुए कहता है कि एनीवे तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम यहाँ पर ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जब मेरे फादर आएंगे तब मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूँगा और तुम्हें माफ़ करने के लिए बोलूँगा। बट आखिर में योन तुमने उस जैसे गद्दार को यहाँ पर क्यों बचाया। इस बात को सुनने के बाद योन थोड़े गुस्से में कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। इसको देख करके जो एरगन है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि योन आखिर में यहाँ पर सडनली क्या हुआ जो तुम यहाँ पर से जा रहे हो। जिसके जवाब में योन उससे कह देता है कि एरगन मैं यहाँ पर उस बंदे से मिलने जा रहा हूँ जिसे तुम अभी गद्दार कह रहे थे, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे उससे मिलने के लिए। इस बात को सुनने के बाद एरगन दोबारा से बहुत ज़्यादा शौक आता है, एंड देन इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वेलकैरो का वर्कशॉप देखते हैं जहाँ पर वेलकैरो काम कर रहा होता है, एंड जैसे वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है वो अपने मन में कहने लगता है कि जय देखो मैंने पिछले 4 दिन से अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया है इन सारे आर्मर्स को बनाने के लिए। ये बोलने के बाद वो सामने देखता है तो उसके सामने बहुत सारे आर्मर्स पड़े रहते हैं। उन सब आर्मर्स को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने बहुत लंबे समय से किसी के लिए यहाँ पर वेपन नहीं बनाया है। मैंने जो लास्ट वेपन बनाया था उसको उस बच्चे के लिए बनाया था जो कि वो शॉर्ट था,
एंड शॉर्ट से याद आया आखिर में योन है कहाँ। वो जब लास्ट बार आया था तब उसने बोला था कि वो बहुत जल्दी आएगा, बट यहाँ पास बहुत लंबा समय बीत गया है, फिर वो यहाँ पास नहीं आया है। ये बोलने के बाद वल्केरो अपने वर्कशॉप के गेट की तरफ देखने लगता है एंड उसे देख करके अपने मन में कहता है कि मैं आशा कर रहा हूँ कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी यहाँ पास आ जाए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उस गेट के बाहर से हमारे योन का आवाज़ आता है जो बोल रहा होता है कि क्या आप अंदर में हैं। इसे सुनने के बाद वेलकरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपने मन में राहत की सांस लेने लगता है। फिर उसी बीच वो जो गेट है वो खुल जाता है एंड जैसे गेट खुलता है वहाँ पर हमें हमारी योन को दिखाया जाता है। एंड जैसे ही वेलकेरो हमारी योन को देखता है वो जल्दी से अपनी खुशी को छुपा लेता है एंड थोड़ी रूड आवाज़ में योन से कहता है कि योन क्या तुम अंदर आने से पहले गेट को नॉक नहीं कर सकते हो। इस बात को योन सुनने के बाद थोड़ा इग्नोर कर देता है। फिर हमें उसके पीछे एरगन को दिखाया जाता है जो भी चलते चलते इस रूम के अंदर आ जाता है। एंड जैसे ही वेलकेरो एरगन को देखता है वो हमारी योन से पूछता है कि योन आखिर में तुम अपने साथ किस बंदे को लाए हो। इसके जवाब में योन तो कुछ नहीं कहता, बट एरगन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एरगन हूँ। इस बात को सुनने के बाद वेलकेरो एरगन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था क्योंकि तुम अपने फादर की तरह सिमिलर दिखते हो। जिसके जवाब में एरगन थोड़ा घबराते हुए वेलकेरो से कहता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं क्योंकि मैं अपने फादर की तरह सिमिलर दिखता हूँ। इस बात को सुनने के बाद वेलकेरो अपना पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख करके एरगन थोड़ा डर जाता है। एंड फिर वेलकेरो एरगन से कहता है कि क्या तुम ओलंपस के बाकी लोगों की तरह यहाँ पर मुझे पकड़ने आए हो। इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पर पकड़ने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे बस यहाँ पर मिलना था। जिसके जवाब में वेलकेरो थोड़ा गुस्सा होते हुए एरगन से पूछता है कि एरगन आखिर में तुम मुझसे यहाँ पर क्यों मिलना चाहते थे। जिसे सुनने के बाद एरगन रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर ओलंपस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे मिलना चाहता था। इसे सुनने के बाद वेलकेरो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जो ओलंपस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, ये जियोस का डायरेक्ट डिसेंडेंट है जिसे ओलंपस के ऊपर भरोसा नहीं है। ये बात लिटरली सही में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच एरगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सर, जब से मैं ओलंपस के अंदर जन्मा हूँ तब से मुझे वहाँ के लोगों ने सिखाया है कि जो इसोफेटस है वो एक गद्दार है। मैं पहले इस बात पे भरोसा करता था, बट मैं कुछ दिनों पहले एक फ्रेंड से मिला जिसने मेरे को बताया कि जो इसोफेटस है वो गद्दार नहीं है एंड मेरे को उस फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसी वजह के कारण मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ ताकि मैं आपसे मिल करके सारी सच्चाई का पता लगा सकूँ। एरगन ऐसा बोलने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर उसी बीच हमें वेलकेरो को दिखाया जाता है जो इन सब बातों को सुनने के बाद एरगन को तो कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट एरगन को बड़े ध्यान से देख करके अपने मन में कहता है कि जरा देखो, एरगन के जो बाल और आँखें हैं वो पूरी तरीके से उसके फादर की तरह मिलते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इसके फादर का ब्लड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर इन लोग के बीच में एक डिफरेंस है और वो है इनका बिहेवियर। जिसके फादर का बिहेवियर है वो इससे बहुत ज़्यादा अलग है। इन सब बातों को सोचने के बाद वेलकेरो एरगन से बातें करते हुए कहता है कि एरगन, तो फाइनली अब तुमने मुझे देख ही लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ सही है। इसके जवाब में एरगन कह देता है कि मैं भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे अभी अभी ही मिला हूँ, तो मैं अभी इतने जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता। ये बोलने के बाद एरगन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर वो आसपास को देखने लगता है। एंड जैसे ही वो आसपास को देख लेता है वो दोबारा वेलकेरो से बातें करते हुए कहता है कि आपने ओलंपस के लिए पहले बहुत सारे वेपन्स बनाए थे, बट अभी देखने से ये लग रहा है कि आपने यहाँ पर वेपन बनाना छोड़ दिया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ इफेस्तुस। इस बात को सुनने के बाद वेलकेरो रिप्लाई देते हुए कह देता है कि हाँ एरगन, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही हो, मैंने यहाँ पर वेपन बनाने बंद कर दिए हैं। जैसे ही एरगन इस बात को सुनता है वो अपना क्वेश्चन आगे पूछते हुए कहता है कि इफेस्तुस, आखिर में आपने यहाँ पर वेपन बनाना क्यों बंद किया। एरगन कैसे बोलते ही वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा मच जाता है। फिर हमें हमारी युवान को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उसी वक्त हमें वेलकेरो का आवाज़ सुनाई देता है जो एरगन से बातें करते हुए कहता है कि एरगन, अब तुमने इस बात को पूछ ही लिया है तो ठीक है, मैं आज इसका तुम्हें रिप्लाई देने वाला हूँ। तो फिर इसीलिए तुम इस बात को अच्छे से सुनना और अपने दिमाग में बैठा लेना क्योंकि मैं इस बात को तुम्हें बस एक ही बार बताने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वेलकेरो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में एरगन को कहता है कि इस बात की शुरुआत होती है जगेंटोमेंसिया के पहले। जगेंटोमेंसिया के पहले जो जाइंट रेस थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई नहीं कर पाता था, इसीलिए वो टावर के अंदर रूल किया करती थी। एंड इस चीज़ को देख करके जो बाकी की रेसर्स थी वो जाइंट रेस से बहुत ज़्यादा डर करती थी, बट ओलंपस के साथ ऐसा नहीं था। ओलंपस हमेशा से जाइंट रेस को फॉलो करती थी एंड इसीलिए ओलंपस धीरे धीरे करके पावरफुल होती गई। एंड जो जाइंट रेस थी वो भी ओलंपस को अपना एनिमी नहीं मानती थी और ओलंपस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और अपना एक फ्रेंड मानती थी। एंड उन्हीं फ्रेंड में से मैं एक था। तो जाइंट्स ने मुझे ओलंपस के लिए हथियार बनाने के लिए बोला था, तो मैंने उसके लिए बहुत सारा हथियार बना दिए थे क्योंकि जाइंट्स ओलंपस को वहाँ पर सपोर्ट करना चाहती थी, बट इसका उल्टा हुआ। मेरे ही द्वारा बनाया गया हथियार से मेरे ही फ्रेंड के चेस्ट पर वार किया गया और उनको वहाँ पर मार दिया गया। इसी से वहाँ पर जगेंटोमेंसिया स्टार्ट हुई। तो हाँ, तुम यहाँ पर सही सोच रहे हो, जो जगेंटोमेंसिया है वो एक प्रकार की वॉर है जो जाइंट्स के अपोजिट में खेली गई थी। एंड इस वॉर के दौरान पूरे जाइंट रेस को ख़त्म करने का प्लान किया गया था और ये जो वॉर है उसको ओलंपस के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
जिसका सेंटर उस समय ज्यूस था। एंड इस वॉर के पीछे का रीज़न ओलंपस के अंदर खेले गई डर्टी पॉलिटिक्स थी। उस समय ओलंपस के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से पॉलिटिक्स के साथ खेला गया था, जिस कारण से ओलंपस जायंट की दुश्मन बन गई और उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो यहीं से ये जो वॉर है वो स्टार्ट हुई थी। एंड जैसे ये वॉर स्टार्ट हुई थी, आसपास चारों तरफ बस खून की नदियाँ ही बहने लगी। बट सिचुएशन तब तक ठीक थी जब तक इसमें एसगार्ड नहीं आई। एंड जैसे ही एसगार्ड ओलंपस के साथ मिली, जो जाइंट्स थे उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई। सारे जाइंट्स धीरे धीरे करके मारे जाने लगे और इन दी एंड जो जाइंट्स थे वो बुरी तरीके से सेक्रीफाइस हो गए। जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे उनको मेरे ही वेपन का यूज़ करके मारा गया। इसी वजह के कारण मैंने ओलंपस का साथ छोड़ दिया एंड जो वेपन बनाना है उसको भी बंद कर दिया। वेलकेरो कैसा बोलते ही वहाँ पर फिर से सन्नाटा मच जाता है। बट उसी बीच हमें हमारी युवान को दिखाया जाता है, जो इन सारी बातों को सुनने के बाद अपने आप से बातें करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे याद है जब पिछली बार बूढ़े आदमी ने मुझे इन सारी बातों को बताया था तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और मुझे पूरी तरीके से यकीन है वो इस बार बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहा है। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है रोने से। एंड जो वेलकेरो है वो सही में दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो भले ही अपने आप को रूड दिखाए बट वो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करता है। युवान कैसे कहने के तुरंत बाद हमें वहाँ पर वेलकेरो को दिखाया जाता है, जो लिटरली बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। एंड फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए एर्गन से कहता है कि कुछ सालों पहले मुझे फिर से ओलंपस के द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं उनके लिए फिर से वेपन बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कुछ जाइंट्स यहाँ पर बच गए थे जो अब धीरे धीरे करके गैदर हो रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद एर्गन लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन थोड़ा घबराते हुए आवाज़ में कहता है कि आप मुझे अब ये मत बोलना कि ये लोग फिर से जगेंटोविंसिया का परफॉर्म करने वाले हैं। इसके जवाब में वेलकेरो कहता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, जो ओलंपस है वो नेक्स्ट जगेंटोविंसिया का परफॉर्म करने के लिए तैयारी कर रही हैं। बट ये जो चीज़ है वो भी प्रिपरेशन स्टेज में है, तो इसको होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इस बात को सुनने के बाद एर्गन लिटरली बहुत ज़्यादा फिर से शॉक हो जाता है। फिर इसके थोड़े समय बाद हमें दोबारा वेलकेरो का आवाज़ सुनाई देता है, जो एर्गन से बातें करते हुए कहता है कि एर्गन अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, और अगर तुम्हें सही में ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत ही सही। बट अगर ओलंपस दोबारा ऐसा चीज़ करे तो मैं दोबारा से उसके अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद वेलकेरो थोड़ा सामने चलने लगता है। फिर उसी बीच वो हमारी योन को आवाज़ देता है और कहते हैं कि योन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज़ है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। इसे सुनने के बाद योन हाँ कह देता है। फिर वेलकेरो कह देता है कि ठीक है तो जल्दी से स्टोरेज रूम में आ जाओ। इस बात को सुनने के बाद योन भी वेलकेरो के पास जाने लगता है। बट उसी बीच वो जाते जाते समय एर्गन को देखता है और एर्गन को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अभी जो एर्गन है वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगा, इसीलिए इसे अकेला ही छोड़ना ठीक है, इससे ये अपने थॉट्स को क्लियर कर पाएगा। ये बोलने के बाद युवान वहाँ पर से चला जाता है। एंड जैसे ही युवान वहाँ पर से जाता है, जो एर्गन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना जो मुट्ठी है उसको बंद कर लेता है। फिर हमें उसके बाद दोबारा वेलकेरो और युवान को दिखाया जाता है, जो चलते चलते सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं। बट उसी बीच वेलकेरो युवान से बातें करते हुए कहता है कि युवान तुमने यहाँ पास बहुत ज़्यादा सही काम किया उस बच्चे को मेरे पास ला करके, क्योंकि उसे देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद तक वो हमारी बातों को समझ सकता है। जिसके जवाब में युवान भी अपना सिर हिला देता है। एंड फिर वो लोग चलते चलते एक डोर के पास आ जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ पास पहुँचते हैं, वेलकेरो आगे बढ़ करके उस डोर के ऊपर एक जो सील लगी रहती है उसको अनलॉक कर देता है। एंड फिर युवान से बातें करते हुए कहता है कि युवान तुमने मुझसे जैसा रिक्वेस्ट किया था मैंने इस चीज़ को वैसे ही बनाया है। इस चीज़ को बनाने में तुम्हारे द्वारा दिए गए सारे एडमिंटियम का यूज़ कर दिया गया है। ये बोल करके वो उसके सामने एक ग्लव ले आता है। एंड फिर वो उसको दिखाते हुए कहता है कि बट इस बार मैंने इसका नेम को खुद से दिया है एंड इसका जो नेम है उसका नेम है क्राई। इस बात को सुनने के बाद युवान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। एंड फिर उस ग्लव की तरफ देखने लगता है और उस ग्लव को देख करके अपने मन में कहता है कि जरा देखो इस बार बूढ़े आदमी ने इसका जो नेम है उसको क्नाई रखा है। एंड अगर मैं यहाँ पर अच्छे से याद करूँ तो जो हेडेस के पास वेपन है द हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी उसका भी नेम क्नाई है, जिसको वेलकेरो ने पास्ट में बनाया था। तो इस हिसाब से जो इस बार बूढ़े आदमी ने इसका नेम रखा है वो अपने पुराने वेपन से सिमिलर रखा है। युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वेलकेरो उससे बात करते हुए कहता है कि युवान मैंने इसके अंदर तुम्हारी डार्क डिवाइन क्रिस्टल को भी लगा दिया है, जिससे अब तुम डार्क डिवाइन क्रिस्टल की पूरी पूरी पावर का यूज़ कर पाओगे। इस बात को सुनने के बाद युवान और भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर वेलकेरो से कहता है कि क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूँ। ये सुनने के बाद वेलकेरो भी उसे हाँ कह देता है। इस बात को सुनते ही युवान तुरंत ही अपने जो कनाई है उसको पहन लेता है। युवान को कनाई को पहनते हुए देख करके वेलकेरो अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो बच्चा है वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मेरे को इसके लिए थोड़ा सा चिंता हो रहा है, क्योंकि इस कनाई की पावर युवान की सोच से भी बहुत ज़्यादा है। तो सही में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि आखिर में ये इसको यूज़ भी कर पाएगा या नहीं। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें हमारे युवान को दिखाता है, जो उस कनाई को यूज़ करने लगता है। एंड जैसे ही उसको यूज़ करने के बाद सामने देखता है तो उसके सामने से जो वेलकेरो है पूरी तरह से गायब हो जाता है। एंड जो युवान है वो अलग ही एक स्पेस में आ जाता है। एंड जैसे ही वो वहाँ पास पहुँचता है उसके सामने में एक अचानक से आँख खुल जाता है, जिसे देख करके युवान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड फिर वो जो आँख रहता है वो हमारे युवान से पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन। इस बात को सुनने के बाद युवान मुझसे पूछता है कि मेरा भी ये सेम क्वेश्चन है, आखिर में तुम कौन हो। इस बात को सुनने के बाद वो जो आई रहता है वो हमारे युवान को तो कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड उसे देखने लगता है। फिर उसे देखने के बाद कहता है कि ओ
तो तुम डिफरेंट टाइमलाइन से हो। इस बात को सुन करके योन लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड फिर अपने मन में कहने लगता है कि अब मुझे ये मत बोलना कि ये जो क्रिएचर है उसको ये भी पता है कि मैं दूसरे टाइमलाइन से हूँ। वो ऐसा सोच करके क्रिएचर से बातें करते हुए कहता है कि आखिर में तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। इस बात को सुनने के बाद क्रिएचर इस बार रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं एक आई एन माउथ हूँ जो कभी देख और बोल नहीं सकता। उसकी इस बात को सुनने के बाद योन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड थोड़ा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर में ये क्रिएचर कौन सी तरीके की बकवास कर रहा है कि ये देख और बोल नहीं सकता, ये साफ साफ में आगे में बोल रहा है। ये बोलने के बाद योन अपने आप को थोड़ा संभालता है एंड फिर कुछ बातों को याद करते हुए बोलता है कि अगर ये आपस में अच्छे से याद करो तो जो वेलकेरो ने डार्क डिवाइन स्टोन से 5वां वेपन बनाया था एडेस के लिए, एक नाई, वो आउटर गॉड के साथ फाइट के दौरान कहीं पर गायब हो गया था। एंड हाँ, वो जो कनाई था वो एक हेलमेट था, बट इस बार ये जो कनाई है वो एक ग्लव है। इन सारी बातों को बोलने के बाद योन थोड़ी देर के शांत रहता है एंड फिर कुछ बातें सोचने लगता है और कहता है कि क्या ये जो क्रिएचर है वो डार्क डिवाइन स्टोन के अंदर कैप्चर था या फिर ये खुद ही डार्क डिवाइन स्टोन है। अब चाहे ये कुछ भी हो, मुझे इन सारी बातों को जानना ही पड़ेगा और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता इन सारी बातों को जानने का। युवान ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो जो क्रिएचर रहता है वो हमारे युवान से बातें करते हुए कहता है कि आखिर में एग कहाँ पर है, मुझे उसको देखना है, तुम एग को बाहर निकालो। वो जैसे इस बात को बोलता है युवान लिटरली दोबारा से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट उसी समय हमें एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो युवान का एग है वो अब उठ चुका है एंड फिर जो युवान का एग है वो अचानक से उसकी इन्वेंट्री से बाहर निकल जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और उसे देख करके वो जो क्रिएचर रहता है वो अपने एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से आसपास चारों तरफ बस माना ही माना फैल जाता है। इसे देखने के बाद युवान लिटरली दोबारा से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड देन अपने मन में बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो, यहाँ पर जो डार्क माना की डेंसिटी है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हाई है एंड अगर ये मेरी बॉडी पर हिट हुई तो ये मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। बट अब मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि ये जो अटैक है वो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। तो फिर इसे देखते हुए अब यहाँ पर बस मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। ये बोलने के बाद दीवान अपनी सिंटीसाइड को एक्टिवेट कर लेता है एंड उसी के साथ साथ अपनी डिवाइन फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लेता है एंड फिर वो अपनी डिवाइन फ्लेम को थोड़ा बढ़ाते हुए वो जो अटैक रहता है उसको ब्लॉक करने का ट्राई करता है। बट वो फिर से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो जो अटैक रहता है वो डायरेक्ट जा करके वो जो एग है उसके ऊपर लगने लगता है, जिसे देखने के बाद दियोन अपने मन में कहता है कि हाँ, क्या ये कोई अटैक नहीं था। उसके ऐसे कहने के तुरंत बाद हमें एग को दिखाया जाता है जो कि उस सारी माना को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से एग का हैचिंग रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद योन कुछ समझ नहीं पाता और अंत में जाकर के जो एग का हैचिंग रेट रहता है वो 41.29% हो जाता है। इस सब चीज़ को देख करके योन अपने फिर मन में कहने लगता है कि जरा देखो, जो एग का हैचिंग रेट था वो ऑलमोस्ट 30% से इंक्रीज़ हो चुका है। ये तो उससे भी ज़्यादा है कि जब एग ने ओरोची के हार्ट को कंज्यूम किया था। ये बोल करके योन कुछ देर के लिए शांत जाता है एंड फिर एग को देखने लगता है और कहता है कि ओए एग, क्या तुम भूखे थे इसीलिए यहाँ पर तुम उठे थे। इस बात को सुनने के बाद जो एग रहता है वो कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड फिर योन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए अपने मन में कहता है कि अब मैं यहाँ पर कन्फर्म श्योर हूँ कि ये जो एग है वो आउटर गॉड से है, बट अभी भी मेरे को ये बात नहीं पता कि आखिर में ये एग कहाँ से आया है। ये बोलने के बाद योन उस क्रिएचर की तरफ देखने लगता है और उसे देख करके अपने मन में कहता है कि जरा रुको, इस क्रिएचर को मेरे एग के एग्जिस्टेंस के बारे में पता था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रिएचर है उसको ये पता हो कि आखिर में ये एग कहाँ से आया है। ये सोचने के बाद योन उस क्रिएचर से बात करते हुए कहता है कि ओए, क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर में ये जो एग है वो आया कहाँ पर से है। इस बात को सुनने के बाद वो जो क्रिएचर रहता है वो हमारे ह्यूमन को शुरुआत में तो कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड देन थोड़ी देर बाद उससे बात करते हुए कहता है कि रुको और देखो, तुम्हें यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। ये बोलने के बाद वो आँख वहाँ पर से गायब हो जाता है। इन सब बातों को सुनने के बाद यून बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड चिल्ला कर कहने लगता है कि रुको, अभी तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुमसे पूछने के लिए, तुम उनमें से कुछ का तो आंसर दे दो। यून ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके ऊपर एक हैमर आकर लगता है जिस वजह से वो उस डायमेंशन से बाहर निकल जाता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो जो हैमर रहता है उसको और किसी ने नहीं, वेलकेरो ने ही यून के ऊपर मारा था। एंड फिर वेलकेरो हमारे यून के ऊपर हैमर मारने के बाद उससे बात करते हुए कहता है कि यून, आखिर में तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि अचानक से यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा माना आ गई थी, इसीलिए मैंने अपने हैमर से तुम पर वार किया। इस बात को सुनने के बाद यून कुछ बोल ही नहीं पाता एंड अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। इस चीज़ को देख करके वेलकेरो फिर कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है तो तुम ठीक हो, तो फिर ये सही है। इस बात को सुनने के बाद योन अपने मन में कहता है कि मैं अभी अभी डेथ से बाहर निकला हूँ, सही में ये कितना ज़्यादा अजीब है। योन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच फिर वेलकेरो उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन, आखिर में तुमको कनाई को यूज़ करके कैसा फील हुआ, क्या ये अच्छा था। इसे सुनने के बाद योन वेलकेरो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, ये सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैंने आज तक इस जैसा वेपन कभी भी यूज़ नहीं किया। वेलकेरो के इन सब बातों को बोलने के बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैंने यहाँ पर वेलकेरो से झूठ बोला है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने का फीलिंग ले ही नहीं पाया, क्योंकि इस समय जो मेरा पूरा फोकस है वो उस क्रिएचर के ऊपर है और उसकी बातों के ऊपर है।
उस क्रिएचर ने मेरे से अंत में जाते समय कहा था कि मेरे को जो चीज़ें हैं वो आगे जाकर पता चलेगी। सही में उसने मेरे को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है। ये बोलने के बाद योन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर अपने कनाई को देखने लगता है, और कनाई को देखने के बाद वो कहता है कि मैं सही में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि आखिर में इस कनाई के अंदर इतने पावरफुल क्रीचर कैसे आ सकता है। बट अगर मेरे को ये सीक्रेट के बारे में जानना है तो मेरे को जो डार्क डिवाइन क्रिस्टल के 2 और फ्रेगमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करने पड़ेंगे। मेरे पास एक फ्रेगमेंट तो है, मतलब एक स्टोन है। अब इसके अलावा यहाँ पास 2 स्टोन बचे हुए हैं जिनको मेरे को यहाँ पास और भी कलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो ट्राइडेंट स्टोन है। यूएन कैसे बोलते ही ये जो सीन है वो यहीं पास कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एरकन को दिखाया जाता है जो वेलकेरो से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि वेलकेरो आखिर यहाँ पास हुआ क्या, क्योंकि ये जो प्लेस है वो अचानक से एक पल के लिए पूरी तरीके से हिलने लगा था। जिसके जवाब में वेलकेरो कह देता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मैंने वहाँ पर बस थोड़ा सा हैमरिंग किया था, एंड अगर तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो तुम यूएन से पूछ सकते हो। इस बात को सुनने के बाद जो एरगन है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक आता है एंड फिर वो हमारे यूएन को देखने लगता है। तो उसे देखने के बाद एरगन को उसके हाथ में कनाई दिखता है। कनाई को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि हाँ क्या ये कोई न्यू आइटम है यूएन का। वैसे सोचने के बाद यूएन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि यूएन आखिर में यहाँ पर वेलकेरो के कहने का क्या मतलब है कि वह हैमरिंग कर रहा था, या तुम मुझे बताओगे। जिसके जवाब में यूएन उसे कह देता है कि मुझे नहीं पता क्या कि मैं वो क्या कह रहा था। इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़ा चबी फेस बना करके यूएन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या तुम लोग वहाँ पर फाइट थोड़ी कर रहे थे। इसके जवाब में यूएन भी थोड़ा चबी फेस बना लेता है और उससे कहता है कि नहीं, इसका कोई भी चांस नहीं है कि मुझसे फाइट करो, क्योंकि अगर मैंने उससे फाइट की और उसने अपना एक हिट हैमर का मेरे पर मार दिया तो उसके एक हिट से मैं आफ्टर लाइफ में पहुंच जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद एरगन वापस चबी फेस बनाते हुए हाँ कह देता है। जिसे सुनने के बाद यूएन फिर उससे आगे बातें करते हुए कहता है कि एरगन क्या तुमने अपने जितने भी सारे थॉट्स थे उनको सही जगह पर ले आया। इसके जवाब में एरगन कह देता है कि नहीं, अभी भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले अपने जो भाई बहन हैं उनसे मिलकर के ये जो बात है उसे कंफर्म कर लेना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद यूएन दोबारा से एरगन से क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि एरगन यहाँ पर तुम कौन से वाले भाई बहनों की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही सारे भाई बहन हैं। जिसके जवाब में एरगन कह देता है कि मैं यहाँ पर बिग ब्रदर अपोलो एंड बिग सिस्टर आर्टेमिस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हमें अपोलो एंड आर्टेमिस के बारे में बताया जाता है। जो आर्टेमिस एंड अपोलो है वो दोनों ही ज़्यूस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड में से एक हैं एरगन की तरह, एंड ये दोनों ही ओलंपस के हाई रैंकर में से एक हैं। एंड ऑल्सो इन दोनों ने जैगेंटोमेंसिया के अंदर भी पार्टिसिपेट लिया था। एंड इसी के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हमें हमारी यूएन को दिखाया जाता है जो एरगन को देख करके अपने मन में कहता है कि जरा देखो, एरगन उन लोगों से मिलना चाहता है जो जैगेंटोमेंसिया के बारे में सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका मतलब ये है ये जैगेंटोमेंसिया के मैटर को बहुत ज़्यादा केयरफुली इन्वेस्टिगेट करने वाला है। यूएन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच एरगन उससे बात करते हुए कहता है कि यूएन तुम अब इन सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि जो मेरा फोकस है वो अभी मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन के ऊपर ज़्यादा है। मेरे को पता है उसका जो रिवॉर्ड है उतना अच्छा नहीं है, बट अगर मैंने मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन को जीत गया तो मैं ओलंपस के अंदर अपनी जो पावर है उसको स्प्रेड कर पाऊंगा। इसके जवाब में यूएन उसे कह देता है कि तुम तो हमेशा से बस यही चाहते हो कि जो तुम्हारी पावर है वो ओलंपस के अंदर स्प्रेड हो। जिसके जवाब में एरगन उसे कह देता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट इसके पीछे भी एक रीज़न है, एंड वो रीज़न ये है कि मैं अपने बाकी भाई बहन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। इसी वजह के कारण अगर मेरे को ओलंपस के अंदर लोगों को अपनी साइड लाना है तो मेरे को जो अपना वर्थ है उसको प्रूव करना पड़ेगा। और इस बार का जो मरीम का ग्रैंड कॉम्पिटिशन है उससे अच्छा प्लेस नहीं हो सकता मेरे को अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस बार के मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा स्किलफुल पार्टिसिपेंट आए हैं। एंड अगर मैं इस बार का मरीम का ग्रैंड कॉम्पिटिशन जीत लूँ तो मेरे को और भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा ओलंपस के अंदर। इन सारी बातों को बोलने के बाद एरगन थोड़ी देर के शांत जाता है एंड फिर वो यूएन को थोड़ी चिढ़ाते हुए कहता है कि यूएन क्या तुम्हें पता है कि इस बार के जो मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन है उसके अंदर हाल्फ ऑफ रैंकर्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। तो जरा सोचो अगर मैंने तुमको इस कंपटीशन के अंदर हरा दिया तो मेरी ओलंपस के अंदर कितनी ज़्यादा वाहवाही होगी। ये बोलने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद यूएन थोड़ा चबी फेस बना लेता है और अपने मन में कहता है कि जरा देखो एरगन सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, मेरे ख्याल से ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव भी हो रहा है। यूएन ये सब सोच ही रहा होता है कि एरगन यूएन के थोड़ा पास आता है और उसे थोड़ा सीक्रेट बात बताने लगता है और कहता है कि क्या तुमने यहाँ बस एक रूमर के बारे में सुना है कि इस बार का जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन है उसके अंदर कोई अमेजिंग पर्सन भी आ रहा है। जिसे सुनने के बाद यूएन एरगन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में वो कौन है जो इस बार के कॉम्पिटिशन में आ रहा है। जिसके जवाब में एरगन रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो द हेवनली डीमन कल्ट का वॉइस लॉर्ड है। इस बात को सुनने के बाद यूएन थोड़ा परेशान हो जाता है एंड फिर हमें दोबारा से एरगन को दिखाया जाता है जो अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है जो डिवाइन लॉर्ड है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड उसी की वजह से जो डिवाइन कल्ट है वो अब हेवनली माउंटेन से बाहर आ पा रही है। इन सारी बातों को सुनने के बाद यूएन थोड़ी देर के लिए शांत जाता है एंड फिर एरगन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि जो वॉइस लॉर्ड है वो मैं हूँ। इस बात को सुन करके एरगन लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड फिर यूएन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि हाँ वाट आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जिसके जवाब में यूएन थोड़ा चबी फेस बनाते हुए कह देता है कि हाँ ये मैं हूँ जो हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड है।
इस बात को सुनने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहता है कि व्हाट, आखिर में ये हुआ कब यॉन, तुमने तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जिसे सुनने के बाद यॉन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरे को इस बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला। बट इस बात को सुन करके जो एरगन वो बहुत ज़्यादा चमक के साथ युआन से बहुत जोर से बातें करने लगता है, जिसे देख करके जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि सही में ये जो बंदा है वो लिटरली बहुत ज़्यादा जोर से बातें करता है। फिर हमें एरगन की बातें बताया जाता है, जहाँ पर वो युआन से बोल रहा होता है कि युआन, अगर तुम सही में हेवनली डिवाइन कल्ट के वॉइस लॉर्ड हो तो इस हिसाब से तुम जो हेवनली फैमिली है उसके यंग मास्टर भी होगे, पर आखिर में तुमको ये रिवॉर्ड मिला कैसे। इस बात को सुनने के बाद युआन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बताऊँ तो ये जो रिवॉर्ड है वो मुझे हेवनली डिवाइन कल्ट के टास्क को कंप्लीट करने पर मिला। इस बात को सुनने के बाद एरगन लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड फिर युआन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि युआन, क्या मैं भी वो जो टास्क है उसको दिला सकता हूँ। जिसके जवाब में युआन उसे कह देता है कि नहीं, वो जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। जिसे सुनने के बाद एरगन थोड़ा निराश हो जाता है एंड फिर वो युआन से आगे बातें करते हुए कहता है कि युआन, सही बोलो तो तुमने अभी जो मेरे को न्यूज़ दिया है वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड अगर ये न्यूज़ बाहर निकल गई तो जो बाकी के लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे एंड जो तुम्हारी वैल्यू है वो तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात को सुनने के बाद युआन हाँ कह देता है एंड देन फिर एरगन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि सही में जो कल का दिन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। एरगन कैसे कहते हैं, ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मरीम के ग्रैंड कंपटीशन को देख पाते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका होता है। वो जैसे ही स्टार्ट होता है हमें वहाँ पर एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है, जो अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है कि इस बार का जो मरीम का ग्रैंड कंपटीशन है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है एंड इस बार के मरीम के ग्रैंड कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर आए हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी इस बात को सुनने के बाद जो बाकी क्राउड जमा रहती है वो बहुत ज़्यादा चेयर अप करने लगती है एंड फिर हमें दोबारा से अनाउंसर का आवाज़ सुनाई देता है, जो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि तो इसी के साथ जो मरीम का ग्रैंड कंपटीशन का प्राइमरी राउंड है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है एंड ये जो प्राइमरी राउंड है उसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स को 10-10 के ग्रुप में बांटा गया है। तो इसीलिए सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने ग्रुप के हिसाब से इस ग्राउंड में आएंगे एंड फिर इस ग्राउंड में आने के बाद वो आपस में फाइट करेंगे और जो ये बंदा अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस प्राइमरी राउंड को यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो ग्राउंड में जल्द से जल्द आ जाइए। अनाउंसर कैसे बोलने के बाद वो जो ग्राउंड में फर्स्ट ग्रुप के बंदे रहते हैं वो आना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो क्राउड में उपस्थित बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा चेयर करने लगते हैं। फिर वहाँ पर हमें एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है, जो कह रहा होता है कि जरा देखो वहाँ पर स्वानली भी है शॉर्ट क्लैन से। उस बंदे के ऐसा कहने के बाद हमें वहाँ पर स्वानली को दिखाया जाता है एंड जिसको यहाँ पर नहीं पता कि ये वॉनली कौन है, तो ये बंदा वही है जिसको हमारे युवा ने हेवनली डिवाइन कल्ट में जाने से पहले बहुत गंदी तरह मारा था। तो इसी के साथ हम स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही वॉनली आसपास के बंदों का आवाज़ सुनता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड फिर वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जय देखो जो सारे लोग हैं वो मेरे लिए चेयर कर रहे हैं एंड जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्लेयर हैं। तो इस हिसाब से ये जो फर्स्ट राउंड है उसके अंदर तो मैं ही जीतूंगा एंड अगर बाई चांस मैं ये पूरे कॉम्पिटिशन को जीत गया तो मेरे जो प्लान है उसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फैल जाएगा। वैसा सोच करके अगल बगल देखने लगता है तो इसको वापस हमारा युआन भी दिखता है। उसे देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि ये तो वही आँखें हैं एंड वही चेहरा है जिसने मेरे को उस बार हराया था। एंड ये बोलने के बाद वो हमारे युआन को देखने लगता है और अपने मन में हमारे युआन को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। बट उसी समय हमें फिर अनाउंसर का आवाज़ सुनाई देता है, जो अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है कि जो प्राइमरी राउंड है वो यहाँ पर 10 सेकंड में स्टार्ट होने वाला है। वैसा बोल करके जो काउंटडाउन है उसको स्टार्ट कर देता है एंड फिर इसके बाद हमें दोबारा से वॉनली की आवाज़ सुनाई देता है, जो हमारे युआन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहता है कि ओ युआन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अगर वहाँ पर से भाग जाओगे तो मैं अपनी जो ह्यूमिलेशन है उसको भूल जाऊँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा, बट ऐसा नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो जो अपना स्वॉर्ड रहता है उसको निकाल देता है एंड फिर हमें दोबारा से वो जो अनाउंसर रहता है उसका आवाज़ सुनाई देता है, जो काउंटडाउन करते हुए कह रहा होता है कि तो फाइनली ये जो प्राइमरी राउंड है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है। राउंड के स्टार्ट होते ही जो वॉनली है वो हमारे युआन की तरफ अटैक कर देता है एंड फिर वो जो अटैक है वो डायरेक्ट जाकर के हमारे युआन को लगता है, जिसे देखने के बाद जो वॉनली रहता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ क्या मैंने सही में युआन को बस एक ही अटैक में मार दिया। वो ऐसा बोल करके जैसे ही सामने देखता है तो उसके हाथ का जो स्वॉर्ड रहता है वो उसके हाथ से छूट जाता है एंड उसके सामने में हमारा युआन सही सलामत खड़ा रहता है एंड फिर युआन वॉनली से बात करते हुए कहता है कि आखिर में तुम हो कौन और तुमने मेरे पर अटैक क्यों किया। जिस बात को सुनने के बाद वॉनली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि हाँ क्या इसको सही में मैं याद नहीं हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि अचानक से वॉनली वहीं पर गिर जाता है एंड देन इस चीज़ को देखने के बाद जो आसपास के सारे बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं एंड फिर हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, जो हमारे युआन को देखकर कहता है कि इसके पास ब्लैक आँखें हैं एंड ये एक मैजिक क्लोथ को भी पहना हुआ है, हो ना हो ये युआन ही होगा। उस बंदे के ऐसे कहने के बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये बंदा सियोमन नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम है सियोमुन चैंग। इस बंदे के बारे में जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है उसके तुरंत बाद हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है, जिसके सामने में कुछ बंदे खड़े रहते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा कपकपा रहे होते हैं। युआन उन लोग को देखने के बाद उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम लोग मेरे पास साथ मिलकर अटैक करो
या अकेले अकेले अटैक करो, बस तुम लोग मेरे पर अटैक करो जिससे मैं जो ये गेम है उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर पाऊँ। ये बोलने के बाद वो अपना शॉट बाहर निकाल लेता है एंड फिर दोबारा उन लोग से बात करते हुए कहता है कि और अगर तुम लोग मेरे पर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम लोग के ऊपर अटैक करूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो बाकी के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड हमारे योन को कुछ रिप्लाई नहीं दे पाते। जिसे देख कर योन उन लोग के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। वो सीधा आगे बढ़ता है और एक बंदे को एक पंच मार देता है जिससे वो बंदा योन के एक ही पंच से वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। इस सब चीज़ को देखने के बाद जो बाकी के बंदे रहते हैं वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जरा देखो योन ऑलरेडी हम लोग के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर चुका है, तो हमारे पास भी यहाँ पर सब कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम लोग को उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। फिर हमें वहाँ पास चैंग को भी दिखाया जाता है जो हमारे योन को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो जो योन है वो सही में बहुत ज़्यादा फास्ट है, मेरी जो आँखें हैं वो उसको फॉलो भी नहीं कर पा रही है। ये बोलने के बाद वो जैसे ही सामने देखता है तो योन बाकी के प्लेयर्स को मारते हुए उसके सामने आ जाता है एंड अपने शॉट के जो कॉर्नर रहता है उससे उसको मारता है। ये देखने के बाद वो फिर से अपने मन में कहता है कि हाँ ये अपने शॉट से हम लोग को काट नहीं रहा, ये बस अपने जो शॉट का एज है उससे हम लोग को मार रहा है, सही में क्या ये हमारे साथ खेल रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो चैंग रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है एंड फिर जैसे वो दूर जाकर गिरता है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल लगता है। फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि डैम इट, अब मैं समझ गया कि आखिर में ये हम लोग के साथ खेल क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर इसने रियल फाइट की तो यहाँ पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बोलने के बाद चैंग जैसे सामने देखता है तो उसके सामने हमारा योन बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक में खड़ा रहता है। बट उसी समय फिर अनाउंसर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि जो कंपटीशन का प्राइमरी राउंड का पहला मैच है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड इसका जो फाइनलिस्ट है वो किम योन है। उसके ऐसे कहने के बाद हमें हमारे योन को दिखाया जाता है जो इस सब को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो पहला राउंड था वो सही में बहुत ज़्यादा आसान था, मेरे को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बोलने के बाद वो कुछ बातें सोचने लगता है और कहता है कि क्या मुझे उसके मैच को देखने के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए। वो जैसे ऐसा बोलता है ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एयरगन को दिखाया जाता है जो अपनी संदर से बहुत सारे बंदों को वहाँ पर बेहोश कर देता है एंड उसी के साथ हमें अनाउंसर का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि जो सेकंड राउंड है वहाँ पर ख़त्म हो चुका है एंड इसका जो फाइनलिस्ट है वो एयरगन है। उसके ऐसे कहने के बाद हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है जो भी एयरगन का फाइट को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि सही में ये जो एयरगन है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। अगर मैं यहाँ पर एयरगन को जीत से कंपेयर करूँ तो एयरगन का जो अपीयरेंस है वो सिमिलर टू ज्यूस है, बट इन दोनों के टैलेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि एयरगन के एज में ज्यूस इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था बट एयरगन उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मेरे ख्याल से एयरगन कुछ समय में ही हाई रैंकर बन जाएगा। ये बोलने के बाद योन वहाँ पर से चल के जाने लगता है। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतार रहा होता है उसी समय उसके बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो उसे देख कर कह रहा होता है कि ये वही है, ये वही बंदा है। इन सब बातों को सुनने के बाद योन जैसे ही सामने देखता है तो उसके सामने हमें वोंगली को दिखाया जाता है जो उसे देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसे देखने के बाद योन अपने मन में कहता है कि हाँ आखिर में ये बंदा कौन है। फिर योन उससे पूछ लेता है कि आखिर में तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद वो फिर से गुस्सा करते हुए कहता है कि अभी हम जस्ट प्राइमरी राउंड में मिले थे और तुम मुझे इतना जल्दी भूल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये सब बोलने के बाद हमारे योन को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है बट उस समय उसके पीछे से एक बंदा हाथ रखता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। उस बंदे को देखने के बाद वोंगली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर वो बंदा वोंगली से बात करते हुए कहता है कि वोंगली तुम्हें यहाँ पर योन से इतना ज़्यादा रूड तरीके से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को सुनने के बाद भी वोंगली कुछ नहीं बोल पाता। फिर हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है जिस बंदे को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि इस बंदे की जो एनर्जी है वो नॉर्मल प्लेयर की तरह नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक रैंकर होगा। वैसा मन में सोचने के बाद उस बंदे से पूछ ही लेता है कि आखिर में तुम कौन हो। फिर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जोवैक है और मैं सॉर्ट क्लैन का हेड हूँ एंड मैं यहाँ पर तुम्हें जो अपना क्लैन है उसके अंदर रिक्रूट करने आया हूँ, तो फिर क्या तुम हमारे क्लैन के साथ मिल करके काम करना पसंद करोगे। जिसके जवाब में योन उसे तुरंत मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे क्लैन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद शॉर्ट क्लैन का लीडर हमारे योन से आगे बात करते हुए कहता है कि मैं जैसे तुमसे एक्सपेक्ट किया था तुमने बिल्कुल ही मेरे को वैसा ही रिप्लाई दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में पहले से बहुत ज़्यादा रूमर सुन रखे हैं कि तुमने बहुत सारे गिल्ड के ऑफर को यहाँ पर ठुकरा दिया है। जिसे सुनने के बाद योन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इन सारी बातों के बारे में पहले से पता था तो तुमने मेरे को अपना गिल्ड में आने का ऑफर क्यों दिया। जिसके जवाब में शॉर्ट क्लैन का लीडर कहता है कि पहली बात तो जो हमारा शॉर्ट क्लैन है वो कोई गिल्ड नहीं है, ये एक क्लैन है और ये मरीम के अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर तुम इसमें ज्वाइन हो जाओ तो सही में तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद योन उसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि जो तुम्हारा शॉर्ट क्लैन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट ऐसा क्लैन जिसके अंदर बस एक ही रैंकर है वो सही में कितना ज़्यादा ही पावरफुल हो सकता है। इस बात को सुन करके जो शॉर्ट क्लैन का लीडर रहता है वो हमारे योन के कंधे पर हाथ रखता है एंड फिर थोड़ा गुस्से भरे आवाज़ में कहता है कि योन अभी तुम यहाँ पर नहीं समझे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं तुम्हें यहाँ पर जो हमारा क्लैन है उसको ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर उसे ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें जो हमारा क्लैन है उसे अब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद योन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मेरे को पहले से पता था कि अगर मैं मरीम के ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट लूँगा तो कोई ना कोई सगे मेरे साथ ऐसा करने का ट्राई करेगा ही करेगा। वो इस बात को सोचने के बाद वो जो क्लैन का लीडर रहता है उससे बात करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात के बारे में तो पता ही होगा कि अगर तुमने इस कंपटीशन के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट को हार्म करने का ट्राई किया तो जो नैमगुन फैमिली है वो तुम्हें यहाँ पास नहीं छोड़ेगी क्योंकि जो नैमगुन फैमिली है उसी ने इस मरीम के ग्रैंड कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया है।
और उसी की जिम्मेदारी है कि वो सारे पार्टिसिपेंट को सुरक्षित रखे। तो क्या इस हिसाब से तुम नेमगुन फैमिली से नहीं डरते? इन सब बातों को सुनने के बाद सॉल्ट क्लैन का लीडर थोड़ा हंसते हुए हमारी यून को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पास नेमगुन फैमिली से नहीं डरता, क्योंकि जो जीगल फैमिली है उसका लीडर मेरा ओल्डर ब्रदर है और वो आसानी से मेरे को नेमगुन फैमिली से बचा सकता है। तो इसीलिए यून मैं तुमसे यहाँ पास प्यार से कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पर मेरे क्लैन को ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन दूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी दूंगा। इस बात को सुनने के बाद यून उसके बाद का रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैंने तुमसे यहाँ पास पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारा जो क्लैन है उसको ज्वाइन नहीं करने वाला। ये बोलने के बाद यून उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है और बहुत ज़्यादा बैड लुक देने लगता है। ये देखने के बाद सॉल्ट क्लैन के लीडर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने जैसे सुना था यून के बारे में ये बिल्कुल ही वैसा है, ये सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर मेरे को इस बंदे को अपने क्लैन में लाना है तो मेरे को यहाँ बस अपनी पावर का यूज़ करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो अपनी थोड़ी पावर का यूज़ करने लगता है। ये देखने के बाद यून उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ बस नेमगुन फैमिली के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर रहा कि वो मुझे यहाँ बस प्रोटेक्ट कर पाएगा, यहाँ बस मैं बस ट्रस्ट करता हूँ अपने ऊपर। फिर ये बोलने के बाद यून उसका जो हाथ रहता है उसको मोड़ देता है। इस चीज़ को देख करके वो जो बंदा रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड थोड़ा पीछे चला जाता है। फिर वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि सही में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि आखिर में यून की स्ट्रेंथ किसी रैंकर की स्ट्रेंथ को भी टक्कर दे सकती है। ये बातें सोचने के बाद सॉल्ट क्लैन का लीडर अपनी शॉट को बाहर निकाल करके यून से कहता है कि यून मेरे को माफ़ करना, बट मेरे को यहाँ पर सच तुमको मारना पड़ेगा। ये बोल करके वो थोड़ा सामने बढ़ जाता है, बट इसी समय यून उससे बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो तुम अब चाह करके भी मेरे को यहाँ पास नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पास कोई बंदा आ गया है जो ये देख करके तुम बहुत ज़्यादा डरने वाले हो। इस बात को सुनने के बाद सॉल्ट क्लैन का लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे अचानक से फिश लॉर्ड आ जाता है, जिसे देखने के बाद सॉल्ट क्लैन का लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर जो फिश लॉर्ड रहता है वो सॉल्ट क्लैन के लीडर से कहता है कि अगर तुमने अपना एक भी कदम जो हमारे वॉइस लॉर्ड है उनकी तरफ आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारा सिर है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलने के बाद फिश लॉर्ड हमारे यून के सामने झुककर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि वॉइस लॉर्ड अगर आपको यहाँ पर मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं, मैं ये जो बंदा है उसको तुरंत ही मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद जो सॉल्ट क्लैन का लीडर रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा सदमे में चल जाता है एंड फिर अपने मन में कुछ बातें सोचने लगता है और कहता है कि इसका कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये वन कैसे हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड हो सकता है। ये बोलने के बाद वो कुछ समय तक शांत हो जाता है एंड फिर जो अपनी बात है उसको कंप्लीट करते हुए कहता है कि जरूर रुको, मैंने यहाँ पर इस रूमर के बारे में भी सुन रखा था कि जो हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड है वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने वाला है। तो क्या सही में ये वन हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड है? वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो फिश लॉर्ड रहता है वो हमारे यून से बात करते हुए कहता है कि वॉइस लॉर्ड इस बंदे ने आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया है, तो क्या फिर मैं इसे यहाँ पर मार दूँ? उसकी इस बात को सुन करके यून उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर किसी से भी फाइट नहीं करनी चाहिए, तो चलो हम यहाँ पर से चलते हैं। इस बात को सुनने के बाद फिश लॉर्ड भी हाँ बोल देता है एंड फिर हमें वहाँ पर सॉल्ट क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है, जो फिश लॉर्ड को देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि जो फिश लॉर्ड है वो कोई ऑर्डिनरी रैंकर नहीं है, इस वजह से अगर मैं इसके साथ फाइट करूँगा तो ये मेरे को आराम से मार देगा। ये सोचने के बाद वो फिश लॉर्ड से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग लगता है और कहता है कि सर अगर मेरे को पता होता कि जो यून है वो पहले से किसी क्लैन से बिलोंग करता है तो मैं कभी भी सर यून को अपने क्लैन में लाने के लिए अप्रोच नहीं करता। इस बात को सुनने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो सिर्फ थोड़ा गुस्से में कह देता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो और अगर तुम यहाँ पर से 5 सेकंड के अंदर नहीं गए तो मैं यहाँ पर तुमको मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद जो सॉल्ट क्लैन का लीडर रहता है वो तुरंत ही वहाँ पर से चला जाता है। ये देख कर कि यून थोड़ा स्माइल करने लगता है एंड फिर यून थोड़ा चबी फेस बना करके जो फिश लॉर्ड है उससे बातें करते हुए कहता है कि फिश लॉर्ड क्या तुम लोगों ने यहाँ पर रूमर फैलाया है कि जो हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड है वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ले रहा है? इस बात को सुनने के बाद फिश लॉर्ड बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब हमको पता चला कि जो हमारे वॉइस लॉर्ड है वो दोबारा से मरीम वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं तो सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रूमर फैला दिया कि आप ये जो कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट ले रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद यून कह देता है कि हाँ मेरे को पता था कि ये तुम ही लोग हो सकते हो, जिसके जवाब में फिश लॉर्ड बहुत ज़्यादा चबी फेस बनाकर हंसने लगता है और यून से कहता है कि सर अगर मैं सही बोलूँ तो ये हम ही लोग हैं जिन्होंने इस रूमर के बारे में फैलाया है और इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं था तुम्हारी ये फाइट को यहाँ पर देखने के लिए। इस बात को सुनने के बाद यून भी बहुत ज़्यादा चबी फेस बना लेता है और अपने मन में कहने लगता है कि क्या सही में जो फिश लॉर्ड है उसकी पर्सनैलिटी हमेशा से ही ऐसी थी? वो ऐसा सोच करके आगे बढ़ने लगता है एंड फिर हमें फिश लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और फिर फिश लॉर्ड हमारे यून से बातें करते हुए कहता है कि वॉइस लॉर्ड आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो मैटर है वो सही में बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है, तो इस मैटर को हम लोग नेमगुन फैमिली के साथ बैठ करके बात करेंगे और उनको इस मैटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस मैटर में कोई ना कोई एक्शन लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को सुनने के बाद यून भी उसे हाँ कह देता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग चलते चलते एक डोर के सामने में आ जाते हैं। फिर यून उस डोर को खटखटाने लगता है तो फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक आवाज़ आता है जो उसे अंदर आने के लिए बोल देता है, जिसे सुनने के बाद यून उस रूम के अंदर चला जाता है एंड जैसे वो सामने देखता है तो हमें उसके सामने डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है एंड देन इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है
एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में हमारे यून को एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ देख पाते हैं, जिसके सामने में जो डीमन लॉर्ड है वो खड़ा रहता है। एंड फिर डीमन लॉर्ड हमारे यून से बातें करते हुए कहता है कि यून, अगर मैं यहाँ पर सही बोलूँ तो मैं कंफर्म हूँ कि तुम ये जो कॉम्पिटिशन है उसको बड़ी आसानी से जीत जाओगे। इस बात को सुनने के बाद यून डीमन लॉर्ड से कुछ नहीं कहता। एंड फिर जो डीमन लॉर्ड है वो हमारे यून के जो कप है उसके अंदर चाय डालने लगता है। जिसे देखने के बाद जो यून है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डीमन लॉर्ड ग्रीन टी को हमारे यून के कप के अंदर डाल रहे होते हैं उसके आसपास की जो माना है वो पूरी तरीके से चेंज होने लगती है। जिसे देखने के बाद यून अपने मन में कहता है कि जरा देखो, जो डीमन लॉर्ड है वो यहाँ पास मेरा एक टेस्ट लेने का ट्राई कर रहा है। यून ऐसा बोल करके वो जो माना रहती है उसको रेजिस्ट करने का ट्राई कर रहा होता है। एंड इन दी एंड वो माना को रेजिस्ट भी कर लेता है। जिसे देख करके जो डीमन लॉर्ड रहता है वो हमारे यून की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है और कहता है कि जरा देखो, तुम पहले से सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। ये बोलने के बाद डीमन लॉर्ड कुछ समय के लिए शांत रहता है। एंड फिर यून से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि यून, आखिर में तुम इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसमें जितने भी अपोजिट तुम्हारे बंदे हैं वो तुम्हारे सामने बच्चों के बराबर है, तो तुम्हें उनको मार कर क्या ही मिलेगा। इसके जवाब में यून डीमन लॉर्ड से कह देता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहता था, बट इसका जो रिवॉर्ड है उसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो डीमन लॉर्ड रहता है वो भी अपना सिर हाँ मिला देता है। एंड फिर यून से बात करते हुए कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि जो स्कारलेट बॉल है वो सही में बहुत ज़्यादा रेयर मेडिसिन है। इसे सुनने के बाद यून अपना सिर हाँ मिला देता है। एंड फिर डीमन लॉर्ड से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड, आप आखिर में मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर क्या कर रहे हैं? जिसके जवाब में डीमन लॉर्ड हमारे यून को रिप्लाई देते हुए कहता है कि यून, जैसा कि तुमको पता ही है कि जो हमारी हेवनली डिवाइन कल्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से हेवनली माउंटेन के बाहर नहीं निकली थी। इस वजह से जो हमारा इन्फ्लुएंस है मरीम वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इसी इन्फ्लुएंस को वापस बढ़ाने के लिए मैं हमारे हेवनली डिवाइन कल्ट के अंदर बहुत सारे नए प्लेयर को ऐड कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ साथ मैं हमारे हेवनली डिवाइन कल्ट को एक्सपेंड भी कर रहा हूँ। हेवनली डिवाइन इन सारी बातों को बोलने के बाद हमारे यून की तरफ देखने लगते हैं। तो गाइस आपस में आपको बता दो, ये जो ऑथर है वो कभी कभी इस बंदे को हेवनली डिवाइन कह देते हैं या कभी कभी डिवाइन लॉर्ड कह देते हैं। तो मैं इसको दोनों में से किसी भी नाम से बुला सकता हूँ, तो इससे कन्फ्यूज़ मत होना। तो फिर इसी के साथ हम ये जो स्टोरी है उसको यहीं पे से कंटिन्यू करते हैं। हेवनली डिवन की सारी बातों को सुनने के बाद यून थोड़े समय के लिए साथ रहता है। एंड फिर उससे बातें करते हुए कहता है कि हेवनली डिवन, मेरे पास यहाँ पास आपको बताने के लिए कुछ बातें हैं, क्या मैं उन बातों को बोल सकता हूँ? जिसके जवाब में वो हाँ बोलता है। एंड फिर यून अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पास हेवनली डिवाइन कल्ट के वॉइस लॉर्ड की पोजीशन के लिए ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी वॉइस लॉर्ड की ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर सकता। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है एंड अपना ही एक पाथ है जिसके ऊपर मेरे को हमेशा चलना है। इन सब बातों को सुनने के बाद हेवनली डिवन यून से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि यून, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके जवाब में यून हेवनली डिवन से कहता है कि हेवनली डिवन, मेरे को जो हेवनली डिवाइन कल्ट है उसको छोड़ना है। इस बात को सुनने के बाद हेवनली डिवन थोड़े सीरियस आवाज़ में कहता है कि यून, आखिर में तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? जिसके जवाब में यून उसे जैगेंटोमेंसिया कहानी के बारे में बता देता है। एंड देन ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे यून को वापस बैठा हुआ देखते हैं, जिसके सामने में हेवनली डिवन अभी भी खड़े रहता है। एंड हेवनली डिवन फिर हमारे यून से बात करते हुए कहता है कि मैंने जैगेंटोमेंसिया को होता हुआ देखा था, बट मैंने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि मैं उस समय हेवनली डिवाइन कल्ट के अंदर था और हेवनली माउंटेन से बाहर नहीं जा सकता था। एंड अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे से ज़्यादा जैगेंटोमेंसिया के बारे में उन लोग को पता होगा जो लोग उस समय टावर को क्लाइम कर रहे थे। ये बोलने के बाद हेवनली डिवन कुछ समय के लिए शांत रहता है। एंड फिर यून से आगे बात करते हुए कहता है कि यून, तो तुम यहाँ पर सेकंड जैगेंटोमेंसिया को स्टॉप करना चाहते हो? इसके जवाब में यून हेवनली डिवन से कह देता है कि हाँ, आप यहाँ पर सही कह रहे हैं, मैं ये जो सेकंड जैगेंटोमेंसिया है उसको स्टॉप करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद हेवनली डिवन दोबारा कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। एंड फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तो आखिर में ऐसा तुमने क्यों कहा था कि जो ओलंपस है वो तुम्हारा अब यहाँ पास एनिमी बन गया है? इस बात के जवाब में फिर यून कह देता है कि जो ओलंपस है वो सेकंड जैगेंटोमेंसिया को स्टार्ट करना चाहता है एंड मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर सब एनिमी बन चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद हेवनली डिवन अपना जो सर रहता है उसको हिला देता है। एंड फिर जो यून है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तो हेवनली डिवन, मैं इसी वजह से जो हमारा हेवनली डिवाइन कल्ट है उसको छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड बनकर रहा और मैंने ओलंपस के साथ फाइट की तो जो हेवनली डिवाइन कल्ट है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। तो इसी रीज़न के कारण मैं ये जो हेवनली डिवाइन कल्ट है उसको छोड़ना चाहता हूँ। एंड ये जो मेरी बात है वो यहाँ पर ख़त्म होती है, तो अब मैं क्या यहाँ पर से जा सकता हूँ? इसके जवाब में जो हेवनली डिवाइन रहता है वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। एंड इसी के साथ साथ तुम अपने पोजीशन को भी यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। इस बात को सुनने के बाद यून थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड फिर हेवनली डिवन से कहता है कि जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो आखिर में आप एक आउटसाइडर के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डिवन रहता है वो हमारे यून को रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, तुम हमारे हेवनली डिवाइन कल्ट के एक पार्ट हो और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर में तुम्हारे एनिमीज़ कौन है। तुम्हारे जितने भी सारे एनिमीज़ हैं वो सारे हेवनली डिवाइन कल्ट के भी एनिमीज़ हैं। इस बात को सुनने के बाद जो यून का बॉडी रहता है वो थोड़ा कपकपाने लगता है। एंड फिर उसी समय जो हेवनली डिवाइन रहता है वो अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस करते हमारे यून से कहता है कि यून, तुम हमारे हेवनली डिवाइन कल्ट के वॉइस लॉर्ड हो
और इसीलिए जो हेवनली डिवाइन कल्ट है तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारे साथ ही रहेगी और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसके ऐसे बोलने के साथ ये जो सीन है वो यहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो एक रूम के अंदर बैठ करके आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो गाइस यहाँ पर इन लोग की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी और बेकार है, तो इसीलिए मैं इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्लैन का लीडर रहता है वो बाकी क्लैन के लीडर को हमारे यून के बारे में बता देता है एंड वो उन सबको ये भी बता देता है कि जो यून है वो हेवनली डिवाइन कल्ट का एक वॉइस लॉर्ड बन चुका है। इन सब बातों को सुनने के बाद जो बाकी के क्लैन लीडर्स रहते हैं वो थोड़े हैरान हो जाते हैं एंड फिर अंत में सब लोग एक प्लान बनाते हैं जिससे वो हमारे यून को इस कंपटीशन को जीतने से रोक सके। हमें यहाँ पर प्रॉपरली तो उस प्लान के बारे में नहीं बताया जाता, बट हमें बस बताया जाता है कि ये लोग कुछ फाइनल के दौरान करने का प्लान कर रहे हैं एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। एंड फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे यून का आवाज़ सुन पाते हैं जो किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो फाइनल है वो 2 दिन डिले हो जाएगा एंड इसके रूल में इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे। यून कैसे बोलने के बाद हमें उसके पीछे एरकन को भी दिखाया जाता है जो उसी के बेड में सोया रहता है और उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। इस बात को नोटिस करने के बाद यून जैसे ही थोड़ा गुस्से में पीछे देखता है तो जो एरगन रहता है वो थोड़ा चवी फेस बना करके यून को कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम गलत हो ही नहीं सकते। इस बात को बोलने के बाद एरगन फिर से शांत हो जाता है एंड फिर इसके बाद यून एरगन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि एरगन आखिर में तुम्हारे टीममेट्स कहाँ हैं और यहाँ पर तुम करने क्या आए हो। इसके जवाब में एरगन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि यून जो मेरे बाकी के टीममेट्स हैं वो लोग यहाँ पर सभी घूमने गए हैं क्योंकि ये फाइनल का लास्ट डे है। इस बात को सुनने के बाद दियोन दोबारा से एरगन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या एरगन जो तुम्हारे टीममेट है वो सही में इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं लेने वाले। जिसके जवाब में एरगन कह देता है कि हाँ जो मेरे टीममेट्स है वो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं लेने वाले क्योंकि उनको इस बारे में अच्छे से पता है कि जिस टूर्नामेंट के अंदर तुम पार्टिसिपेट ले रहे हो उसके अंदर जितना नामुमकिन है, तो इस हिसाब से वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना लेकर के। एरगन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके सामने प्लेयर किट आ जाता है जिसमें एक मैसेज पॉपअप हो रहा होता है। उस मैसेज में बेसिकली बताया जाता है कि जो मेरी का ग्रैंड कॉम्पिटिशन है वो 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। इसे देख करके जो एरगन है वो अपना ड्रेसअप कर लेता है और यून से कहता है कि चलो यून हमें अब जल्दी जाना चाहिए क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन है वो स्टार्ट होने वाला है। इसे सुन करके यून भी कह देता है कि हाँ चलो अब हम जल्दी से चलते हैं। उनके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में डायरेक्ट ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिटरली बहुत सारे बंदे उपस्थित रहते हैं। फिर उसी बीच हमें हमारे यून को दिखाया जाता है और एरगन को दिखाया जाता है जो लोग कुछ बंदों के बीच से निकल कर आ रहे होते हैं एंड वो जो सारे बंदे रहते हैं वो हमारे यून और एरगन को ही देख रहे होते हैं। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद यून अपने मन में कहने लगता है कि जगह देखो यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा बंदे हैं, इन सारे बंदों का जो ध्यान है वो मेरे ऊपर और एरगन के ऊपर ही है। आखिर में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यून ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उससे एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो कि कह रहा होता है कि किम यून क्या मैं तुम्हें याद हो। इस आवाज़ को सुनने के बाद यून जैसे ही पलट कर देखता है तो आपस हमें वापस से नैमगुन हुन को दिखाया जाता है। उसे देखकर कि यून उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे चेहरे को भूल ही नहीं सकता। इस बात को सुनने के बाद जो एरगन रहता है वो हमारे यून से पूछता है कि हाँ आखिर में तुम इसे जानते हो, ये कौन है। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहता है वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट जो हुन है वो हमारे एरगन को बात करते हुए कहता है कि हाँ हमने एक जो फ्लोर है उसको साथ में कंप्लीट किया था, मैं इसके एनिमी के रूप में आया था। इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़े सीरियस आवाज़ में कहता है कि वाओ ये सही में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि तुम इसके एनिमी के रूप में आए, फिर भी यहाँ पर तुम जिंदा हो, तो इस हिसाब से तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहोगे। इस बात को बोलने के बाद एरगन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एरगन हूँ ओलंपस से। इस बात को सुनने के बाद नैमगुन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड दोनों जने आपस में जो हैंड शेक है उसको कर लेते हैं। एंड फिर नैमगुन उसी समय एरगन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था जो यून है वो ओलंपस का एनिमी है, तो आखिर में तुम इसके फ्रेंड कैसे हो सकते हो। इसके रिप्लाई में एरगन बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि अगर मैं सही में तुम्हें इस बात को बताना भी चाहूँ तो तुम नहीं समझ पाओगे। उसकी इस बात को सुनने के बाद जो यून है वो भी थोड़ा अजीब शक्ल बना लेता है एंड जो नैमगुन है वो भी थोड़ा परेशान रहता है। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैमगुन हमारे यून को देख कर कि कुछ बातों को याद करने लगता है। फिर हम थोड़े पास के सीन में चले जाते हैं जहाँ बस नैमगुन उन सारी लीडर्स की बात को पीछे से सुन रहा होता है। तो गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बात होने वाला है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो वहाँ पर नैमगुन बाकी क्लैंस के लीडर की बातों के बारे में सुन रहा होता है जहाँ पर वो लीडर बेसिकली जो हमारे यून है उसको इस कॉम्पिटिशन से हराने का प्लान कर रहे होते हैं। उन सारी बातों को सुनने के बाद नैमगुन उन लोग के खिलाफ खड़े हो जाता है एंड जो नैमगुन फैमिली है वो भी उन लोग के खिलाफ खड़ी हो जाती है। बट वहाँ पर जो जैगल फैमिली रहती है वो सारी फैमिलीज़ को मिला करके जो नैमगुन फैमिली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है जिस वजह से नैमगुन फैमिली इसमें कुछ नहीं कर पाती। एंड इसी वजह के कारण ये जो कॉम्पिटिशन है वो 2 दिन डिले हो जाता है एंड इसके रूल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ताकि जो बाकी क्लैंस के बंदे हैं वो हमारे यून को हरा सके। एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम नैमगुन को हमारे यून के सामने खड़ा हुआ देख पाते हैं। उसे देखने के बाद यून उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद नैमगुन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर वहाँ पर से चल कर जाने लगता है और यून को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ कि जो फाइनल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। ये बोलने के बाद वहाँ पर से चला जाता है
जिसे देख करके जो एर्गन है वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है। बट उसी समय हमें अनाउंसर का आवाज़ सुनाई देता है जो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि जो फाइनल राउंड है ग्रैंड कॉम्पिटिशन ऑफ मरीम का वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए जितने भी फाइनलिस्ट है वो अरेना के अंदर आ जाइए। उसके ऐसा अनाउंस करने के बाद जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो सारे अरेना के अंदर जाने लगते हैं। जिसे देख करके जो एर्गन रहता है वो अभी भी एक ही बात को सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर में ये जो हुन है वो किस बारे में बात कर रहा था और वो हमें किस बात से केयरफुल रहने के लिए बोल रहा था। एर्गन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे युआन का आवाज़ सुनाई देता है जो उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि चलो पहले हम अरेना के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद हम इन सारी बातों के बारे में सोचेंगे। इस बात को सुनने के बाद एर्गन बहुत ज़्यादा हैरान होता है एंड उसे कहता है कि हाँ आखिर में तुम मेरे मन की बात कैसे सोच सकते हो। युआन उसको कुछ रिप्लाई नहीं देता और अरेना के अंदर चल जाता है। एंड फिर उसके पीछे पीछे जो एर्गन है वो भी अरेना के अंदर चला जाता है। एंड जैसे वो अरेना के अंदर आते हैं जो एर्गन रहता है वो हमारे युआन को बात करते हुए कहता है कि ओ अब मैं समझ गया कि आखिर में जो हुन है वो हमें केयरफुल रहने के लिए क्यों बोल रहा था। इसके रिप्लाई में जो युआन है वो कुछ नहीं बोलता। एंड फिर एर्गन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि युआन जरा देखो यहाँ पर तुम सही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। उसके ऐसे बोलने के बाद हमें उसके सामने बहुत सारे बंदों को दिखा देता है जो एकदम हमारे युआन और एर्गन को टक लगा कर देख रहे होते हैं। हमें उन बंदों के बीच वहाँ पर एक जीगल फैमिली के बंदे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है जीगल जिनचियन। वो हमारे युआन को देख करके बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। इन सब चीज़ों को ऐसा होते हुए देख करके जो युआन है वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग बस इसी तरह की हरकत कर सकते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें एर्गन का आवाज़ सुनाई देता है जो युआन से बात करते हुए कहता है कि युआन तुम मेरे अपोनेंट हो तो तुम किसी और बंदों के हाथों से मत बनना। वो ऐसा बोल करके जो अपना स्वॉर्ड है उसको निकाल देता है। एंड फिर इसके बाद हमें एक बहुत अच्छा सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो युआन और एर्गन है वो आपस में जो अपना मुट्ठी रहता है उसको क्लैश करते हैं एंड फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। वहीं फिर दूसरी तरफ हमें हेवनली डीमन को दिखाया जाता है जो चल कर कहीं पर जा रहा होता है। एंड फिर दोबारा से ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ और बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जो बेसिकली जो स्वॉर्ड क्लैन है उसका लीडर रहता है और जो जीगल क्लैन रहता है उसका लीडर रहता है। वो लोग आपस में हमारे युआन के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं। एंड उन लोग के थोड़ी दूर में जो नेमगुन क्लैन का लीडर रहता है वो भी बैठा रहता है। वो उन लोग की बातों को सुनने के बाद उन लोग को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है अपने मन में और कहता है कि सही में मैं आपस कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जो युआन है उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है बट आखिर मैं आपस में कर ही क्या सकता हूँ क्योंकि मैं आपस अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें बाकी क्लैन लीडर्स को दिखाया जाता है जो मैच को देख करके बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहता है कि जय देखो यहाँ पर जो मैच का रिजल्ट है वो हमारे सामने में ही है कि जो युआन है वो इस मैच के दौरान मरने वाला है। वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं बट उन लोग की जो हंसी रहती है वो ज़्यादा देर तक नहीं दिख पाती क्योंकि अचानक से वो लोग बहुत ज़्यादा शौक जाते हैं। एंड फिर अपनी बातों में कहने लगते हैं कि आखिर में ये हो ही नहीं सकता, युआन कैसे किसी बंदे को मार सकता है। वो लोग ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच अचानक उन लोग के पीछे से जो हेवनली डीमन है वो वापस अपेयर हो जाता है। उसको देख करके वो लोग दोबारा से शौक जाते हैं। एंड फिर जो हेवनली डीमन है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हेवनली डीमन हूँ और मैं यहाँ पर नेमगुन नोबल फैमिली के इनविटेशन पे आया हूँ। उसके ऐसा कहने के बाद हमें दोबारा से वो जो अरेना रहता है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर युआन बहुत सारे बंदों की लाशों के बीच में खड़ा रहता है। एंड उसके बाद हमें दोबारा से उस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे लीडर्स हैं वो लोग उपस्थित रहते हैं। वो सारे लीडर जैसे ही हेवनली डीमन को देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डरे लगते हैं बट उसी बीच हमें नेमगुन फैमिली के क्लैन लीडर को दिखाया जाता है जो हेवनली डीमन को देखने के बाद उसे ग्रीट करके कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया सर कि मैंने यहाँ पर आपको नहीं देखा था। उसकी इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है एंड थोड़ा सामने चलने लगता है। फिर वो जो स्वॉर्ड क्लैन का लीडर रहता है उसको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने अगली बार से मेरे सामने अपने स्वॉर्ड को टच भी किया तो मैं तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े कर दूंगा। हेवनली डीमन के ऐसे कहने के बाद हमें स्वॉर्ड क्लैन के लीडर के हाथ में स्वॉर्ड दिखाया जाता है जो हेवनली डीमन की बातों को सुनने के बाद तुरंत अपने स्वॉर्ड को अपने अंदर रख लेता है। ये देख करके हेवनली डीमन फिर उससे बात करते हुए कहता है कि चलो अंत में तुमने अच्छा डिसीजन लिया। ये बोलने के बाद हेवनली डीमन आगे बढ़ जाता है एंड फिर बाकी क्लैन लीडर से बातें करते हुए कहता है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम लोगों ने ये जो कंपटीशन है उसके रूल में चेंजेस क्यों किए हैं बट इस चीज़ को जानने के बावजूद भी मैं तुम लोग के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। बस मुझे तुम लोग के ऊपर हंसी आ रही है क्योंकि मेरे को इस बारे में पता है कि जो हमारा वॉइस लॉर्ड है उसे तुम लोग कभी भी हरा नहीं सकते चाहे तुम लोग कुछ भी कर दो। ये बोलने के बाद हेवनली डीमन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है जो देख करके जो बाकी के बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक जाते हैं। एंड फिर हेवनली डीमन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तो चलो हम लोग यहाँ पर बैठ करके ये जो मैच है उसको एंजॉय करते हैं। उसके ऐसा कहने के बाद हमें दोबारा से अरेना को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा युआन कुछ बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है बट उसी बीच उसके ऊपर से एक वेपन होकर गुजरता है। उसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि तो सारे बंदों ने अपना जो पावर है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसा बोल करके जैसे ही सामने देखता है तो उसी बीच उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है। युआन उसके अटैक को डॉज करता है एंड उसके ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है जिस वजह से वो बंदा थोड़ी दूर जाकर गिरता है। फिर उसी समय वहाँ पर अचानक से और भी बहुत सारे बंदे आना स्टार्ट कर देते हैं। हमें उन बंदों के बीच में जिगल फैमिली के जिनचियन को भी दिखाया देता है जो हमारे युआन को देखकर थोड़ा स्माइल करने लगता है और फिर वो युआन से बातें करते हुए कहता है कि युआन अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे यहाँ पास मरना तय है क्योंकि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है।
इन सब बातों को सुनने के बाद युआन उन लोग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम सब यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर मैं नहीं मरने वाला, तुम लोग मरने वाले हो। ये बोलने के बाद युआन अपना एक स्किल ऑन कर देता है जिसका नाम रहता है मैजिक स्वॉर्ड। वो जैसे इस स्किल को ऑन करता है हमारे युआन के पास कुछ नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि किसी अननोन पावर की वजह से जो युआन की माना है वो रिड्यूस हो रही है। एंड देन सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि उसी अननोन पावर की वजह से जो युआन की मैजिक स्वॉर्ड स्किल है उसकी भी जो पावर है वो रिड्यूस हो रही है। जैसे ही नोटिफिकेशन खत्म होता है हमें वापस हमारे युआन को दिखाया जाता है जो इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद भी कुछ रिएक्शन नहीं देता। फिर हमें उसके सामने जिन चॉन को दिखाया जाता है जो युआन की स्किल को देख करके अपने मन में कहता है कि मैंने जितने युआन के बारे में सुना था युआन सही मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि रूमर के हिसाब से इसकी जो माना है वो किसी रैंकर को भी टक्कर दे सकती है, बट अभी इसके पास जितनी भी माना है वो किसी नॉर्मल रैंकर को तो बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकती। इन सारी बातों को सोचने के बाद जिन चॉन थोड़ी समय के लिए शांत रहता है एंड फिर बाकी बंदों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो अब हमें अटैक करना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। वो ऐसा बोलता ही है कि जो सारे बंदे रहते हैं वो हमारे युआन की तरफ बढ़ जाते हैं, बट उसी बीच वहाँ पर एरगन आ जाता है एंड वहाँ पर जितने भी बंदे हमारे युआन की तरफ बढ़े रहते हैं उनकी तरफ अपना जो लाइटनिंग बोल्ट रहता है उसको मारता है, जिस वजह से जो बंदे हैं वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। एंड फिर एरगन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, तुम युआन को ऐसे छेड़ नहीं सकते, इसे छेड़ने का हक सिर्फ मेरे को है। इस बात को सुनने के बाद युआन थोड़ा चबी फेस बना लेता है एंड फिर हमें उसी समय जिन चियोन का आवाज़ सुनाई देता है जो एरगन से बात करते हुए कहता है कि एरगन आखिर में तुम यहाँ पास करना क्या चाहते हो, तुम्हारे एक्शन से क्या मैं ये समझो कि तुम हमारे अपोजिट में स्टैंड लेना चाहते हो और युआन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इसके जवाब में एरगन कह देता है कि हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जिन चियोन एरगन से आगे बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि जो ओलंपस है वो युआन की एनिमी है, तो आखिर में तुम अपनी एनिमी को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। जिसको सुन करके एरगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बिना कुछ बोले वो जिन चियोन की तरफ अटैक कर देता है और उसे बहुत तगड़ा वाला पंच मारता है, जिस वजह से जिन चियोन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है एंड बहुत ज़्यादा शौक जाता है। एंड फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि सही में जो एरगन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बात वो मन में बोलने के बाद एरगन से बातें करते हुए कहता है कि एरगन अब तुमने ये मेरे पर अटैक कर दिया है तो इस हिसाब से अब हम अपोनेंट है। वो ऐसा एरगन को बोलने के बाद जो अपने बाकी के टीम मेट्स रहता है उनको ऑर्डर देता हुआ कहता है कि सभी लोग अपने जो फोर्सेस है उनको ज्वाइन करो और युआन के ऊपर अटैक करो, एरगन को मैं संभाल लूँगा। उसके ऐसे बोलने की ही देर थी कि एरगन उसके पास आ जाता है एंड उसके ऊपर एक और अटैक करता है और फिर बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में उससे बातें करते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि जो ओलंपस है वो किम युआन की दुश्मन है, तो आखिर में तुम ऐसा बोलने वाले होते कौन हो, तुम ओलंपस से नहीं हो तो तुम्हें जो हमारे मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बोलने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा सीरियस लुक देने लगता है। उसके बाद हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो एरगन और जिन चियोन के फाइट को देखने के बाद आपस में बातें करते हुए कहता है कि आखिर में एरगन हमारे जिन चियोन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने तो पहले ये सुना था कि जो ओलंपस है वो युआन की दुश्मन है, तो एरगन ओलंपस होने के बावजूद भी युआन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि उसी बीच जो एरगन रहता है वो जिन चियोन के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए जिन चियोन अपने वेपन को सामने ले आता है। तो एरगन की हिट की वजह से जो उसका वेपन है वही पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद जिन चियोन फिर से हैरान हो जाता है एंड अपने मन में बातें करते हुए कहता है कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है, एरगन इतना ज़्यादा पावरफुल हो कैसे सकता है। वैसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच एरगन फिर से उसके ऊपर एक पंच मार देता है, जिस वजह से जो जिन चियोन है उसका बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो जाता है एंड वो कुछ बोल ही नहीं पाता और बस अपने मन में बातें सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो एरगन है वो उसको और भी बहुत ज़्यादा कूटने लग जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके जिन चियोन पीछे पीछे जाने लगता है। एंड जैसे ही एरगन एक और अटैक करता है जिन चियोन इस बार उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर एरगन से बात करते हुए कहता है कि एरगन अगर तुम यहाँ पर हम लोग के बीच में सडनली नहीं आते तो हम आसानी से यहाँ पर युआन को मार देते। उसकी इस बात को सुनने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम लोग को आखिर में यहाँ पास क्या लगता है कि जो युआन है उसको तुम लोग मार सकते थे। अगर मैं सही बोलूँ तो मैं खुद युआन को यहाँ पास नहीं हरा सकता, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर उसे हरा दोगे। वो ऐसा बोल करके फिर से जो जिन युआन रहता है उसको मारने लग जाता है। फिर उसी बीच हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है जो अपने स्किल का यूज़ करके जो बाकी के बंदे रहते हैं उन लोग को वापस मार रहा होता है। एंड फिर हमें दोबारा से जिन चियोन और एरगन की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन चियोन ने एक बार एरगन के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है एंड फिर उससे बातें करते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं लगता जो युआन है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके जवाब में एरगन बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो अभी वो बंदा तुम लोग के साथ बस खेल रहा है, इसीलिए वो अपनी पावर को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा है। इस बात को बोलने के बाद एरगन जो उसका वेपन रहता है उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिस वजह से उसका वेपन टूट जाता है एंड जो जिन चियोन रहता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। इस चीज़ को देखने के बाद सारे बंदे बहुत ज़्यादा शौक जाते हैं एंड फिर एरगन सारे बंदों से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर गिव अप नहीं किया तो मैं सब काल ऐसा ही कर दूंगा। इस बात को सुनने के बाद सारे बंदे अपने वेपन फेंक देते हैं एंड अरेना से भागने लग जाते हैं, जिस चीज़ को देखने के बाद एरगन थोड़ा हंसने लगता है। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे युआन और एरगन एक दूसरे के सामने सामने खड़े रहते हैं, जहाँ पर युआन एरगन से बातें करते हुए कहता है कि एरगन अब यहाँ पर हम बस दोनों ही बचे हैं अरेना के अंदर, तो चलो अपना जो फाइट है अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसा कहने के बाद हमें एरगन को दिखाया जाता है जो युआन की बातों को रिप्लाई देते हुए कहता है कि युआन मैं अगर सही बोलूँ तो मैंने इस समय का वेट बहुत लंबे समय से किया है, तो चलो ये जो फाइट है अब हम इसे यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसे बोलने के बाद जो युआन रहता है वो थोड़ा फनी आवाज़ में उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ
तुमने इसका वेट बहुत लंबे समय से किया है, क्या तुम्हें अभी वो पहला पंच याद है जिसको मैंने तुमको मारा था? इस बात को सुनने के बाद एरगन बहुत ज़्यादा छवि फेस बना करके युआन को कहता है कि युआन अभी तुम शांत रहो ना, जो हमारा फाइट का मूड है उसको डिस्टर्ब मत करो, तुम मुझे पुरानी बातों को याद मत दिलाओ। ये बोलने के बाद एरगन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर युआन के क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, मेरे को वो पंच याद है, मैं उस पंच को कभी भी नहीं भूल सकता एंड मैं आज उस पंच का बदला लेने वाला हूँ तुमसे। ये बोलने के बाद एरगन अपनी जो पावर है उसको थोड़ा यूज़ करने लगता है एंड युआन की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देख करके जो युआन है वो भी एरगन की तरफ आगे बढ़ जाता है एंड इन लोग का जो फाइट है वो यहीं पर से स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे इन लोग का फाइट स्टार्ट होता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एरगन है वो हमारे युआन के ऊपर एक पंच मारता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए युआन अपने शॉट को आगे ले आता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देखने के बाद जो क्राउड में उपस्थित बंदे रहते हैं वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हाँ, क्या सही में एक नॉर्मल प्लेयर है? मेरे ख्याल से ये दोनों ही रैंकर हैं, क्योंकि इनका जो एक पंच है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उसी बीच हम दोबारा से फाइट को देख पाते हैं, जहाँ पर एरगन और युआन की स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा वेव निकल रही होती है एंड फिर एरगन युआन से बातें करते हुए कहता है कि युआन तुम अपनी और भी पावर का यूज़ करो, तुम मेरे सामने अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। ये बोलने के बाद वो हमारे युआन के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा पंचेस मारने लगता है, जिसके जवाब में युआन भी अपनी बहुत सारी पावर को यूज़ करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वापस से ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक रहता है कि वहाँ पर जो जिन चियॉन रहता है वो इसे देखने के बाद लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि हाँ, जो एरगन ने बोला था वो बिल्कुल ही सही है, मैं इन लोग का कभी मैच को हो ही नहीं सकता। वो इन सब बातों को सोचने के बाद बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और हेल्प मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ कोई यहाँ बस आओ और मेरे को ये जो अरेना है उससे बाहर निकाल दो। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें उसके पीछे नैम गुनहुन को दिखाया जाता है, जो इस फाइट को देख करके लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है एंड फिर अपने मन में कहता है कि सही में ये जो फाइनल है वो फाइनल कहलाने के वर्थ इट है, क्योंकि इस फाइनल के अंदर सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रही है। ये बोलने के बाद नैम गुनहुन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने एरगन के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एरगन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड हाँ, ये जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर लोग एरगन और मेरे को बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन मानते हैं और कहता है कि हम लोग एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बनने के लायक हैं। बट अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे जैसे यहाँ पर 2-3 बंदे भी एरगन को मिलकर नहीं हरा सकते, तो इसीलिए एरगन और मेरे बीच का जो पावर लेवल का गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बोलने के बाद जो नैम गुनहुन रहता है वो वापस हार मान लेता है और कहता है कि मैं जो टूर्नामेंट है उसे क्विट कर रहा हूँ। वैसा बोलने के बाद जो एरगन और युआन की फाइट रहती है उसको देखने लगता है, तो वहाँ पर जो युआन है वो एरगन के साथ फाइट कर रहा होता है। उसे देखने के बाद फिर वो अपने मन में दोबारा कहता है कि जरा देखो, युआन को भी एरगन के साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बट आखिर में ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो युआन की पावर है वो एरगन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या युआन यहाँ बस अपनी पावर लेवल को छुपा रहा है? वैसा बोलता ही है कि हमें फिर से वो जो फाइट रहता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरगन और युआन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, बट दोनों ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। बट यहाँ पर दोनों ही इस अटैक के इम्पैक्ट से थोड़ा पीछे होकर गिर जाते हैं एंड फिर हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है, जो एरगन की इस अटैक को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि सही में ये जो एरगन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच एरगन दोबारा से हमारे युआन के ऊपर अटैक करता है, बट इस बार युआन एरगन के अटैक को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि उसके सिर को पकड़ के अपनी घुटने मार देता है, जिससे एरगन को बहुत ज़्यादा खून जाने लगता है। एंड इस चीज़ को ऐसा होते हुए देख करके एरगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड युआन को गाली देते हुए कहता है कि यो बास्टर्ड, जिसके जवाब में युआन बहुत ज़्यादा स्माइल कर देता है एंड फिर एरगन अपना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे युआन थोड़ा पीछे होकर गिर जाता है एंड जो युआन के पास स्वॉर्ड रहता है उसमें बहुत सारा दरारें आने लग जाती हैं। फिर युआन एरगन से बातें करते हुए कहता है कि एरगन तुम सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, जिसके जवाब में एरगन उसे कहता है कि जरा देखो, जो तुम्हारा स्वॉर्ड है वो बहुत जल्दी टूटने वाला है, तो क्या तुम इसके बावजूद भी मेरे साथ लड़ पाओगे? जिसके जवाब में युआन कुछ नहीं कहता एंड फिर उसके बाद हमें दोबारा से एरगन को दिखाया जाता है, जिसके कंधे में एक कट लगा रहता है और उसमें से अचानक से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। इसे देख करके एरगन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि आखिर में तुमने ये जो कट है उसको कितना टाइम लगाया? जिसके जवाब में युआन एरगन से कहता है कि एरगन आखिर में तुम और कब तक इन सारी फालतू बातों पर ध्यान दोगे? चलो हम जल्दी से अपना जो फाइट है उसको ख़त्म करते हैं। इस बात के जवाब में एरगन भी उसे हाँ कह देता है एंड फिर एरगन कहता है कि चलो मैं सबसे पहले जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसको ही तोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद एरगन अपना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक हमारे युआन के ऊपर कर देता है, जिसे हमारे युआन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक भी कर लेता है एंड फिर उसी समय एरगन अपनी बहुत ज़्यादा पावर को एक साथ गैदर करके जो युआन की स्वॉर्ड रहती है उस पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिस वजह से युआन की स्वॉर्ड वहाँ पर टूट जाती है। इसे देखने के बाद एरगन अपने आप से बात करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने युआन की स्वॉर्ड को तोड़ ही दिया, तो अब मेरे को शायद बस अब एक ही पंच की ज़रूरत है युआन को हराने के लिए। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो युआन के आसपास कमाना रहता है वो पूरी तरीके से चेंज होने लगता है एंड फिर वो सडनली अपने मन में सोचता है कि हाँ, आखिर में ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर जीत रहा था बट ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कैसे बदल गई। एरगन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच युआन अपने पंच का यूज़ करके एरगन के फेस पे एक बहुत तगड़ा वाला पंच मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड जो एरगन रहता है वो एक ही पंच में युआन के नॉकआउट हो जाता है। इन सब चीज़ों के ऐसे होने के बाद जो अरेना रहता है उसमें पूरी तरीके से शांति मच जाता है। सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या। बट उसी समय एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि जो मरिंग व ग्रैंड कॉम्पिटिशन वो यहाँ पर सब खत्म हो चुका है एंड उसका जो विनर है वो किम युआन है। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है सारे लोग हमारे युआन के नाम का चीयर अप करने लगता है,
फिर उसी बीच हमें हमारी योन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अभी भी वो जो ब्रोकन स्वॉर्ड रहता है वो रहता है। उसको देखने के बाद योन अपने मन में कहने लगता है कि मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत जल्दी ये जो स्वॉर्ड है वो टूट गया, पर मैंने इसको बनवाने के लिए जो बूढ़े आदमी है उससे बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी, तब जाकर उस बूढ़े आदमी ने मेरे लिए स्वॉर्ड बनाई थी। जो कि वेल कह रहा हूँ कभी भी इस जैसे बेकार शॉट को नहीं बनाता है, बट मेरे पास इस शॉट को बनवाने के पीछे का एक रीज़न था। एंड वो रीज़न ये है कि जो मेरी का ग्रैंड कंपटीशन है उसके अंदर मैं अपनी पूरी पावर को शो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वेल कह से ऐसे शॉट बनवाई जिसके अंदर मैं अपनी जो पावर है उसको सप्रेस कर सकूँ। एंड मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, पर मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ये जो शॉट है वो टूट गया एंड मेरी जो पावर है वो लीक हो गई और फिर मुझे एर्गन के ऊपर अटैक करना पड़ा। मैं सही में एर्गन के ऊपर लास्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक किया था। ये बोलने के बाद योन थोड़ा सा भी फेस बना करके एर्गन की चिंता करने लगता है, बट उसी समय वहाँ पर एक लड़की आ जाता है जो युवान से बातें करते हुए कहता है कि मैं एक लड़की हूँ एंड मैं यहाँ बस जो तुम्हारा रिवॉर्ड है उसे तुम्हें देने आया हूँ। इस बात को सुनने के बाद युवान उसे कह देता है कि ठीक है, तो आखिर मेरा जो रिवॉर्ड है वो कहाँ पर है। इस बात को सुनने के बाद लड़की स्कारलेट मेडिसिन बॉल को निकाल करके हमारी युवान को दे देता है एंड जैसे ही युवान उस मेडिसिन बॉल को पकड़ता है वो उसे देख करके अपने मन में बातें करने लगता है और कहता है कि तो फाइनली मेरे को ये स्कारलेट मेडिसिन बॉल मिल ही गई, तो इस हिसाब से मैं अपने जो गोल है उसके एक और कदम आगे आ गया हूँ। बट मैं यहाँ पर ये जो स्कारलेट मेडिसिन बॉल है उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है मेरे जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए, मेरे को अभी और भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। ये बोलने के बाद योन थोड़े समय के लिए सांस जाता है एंड फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो जगह इंटोमेंसिया को रोकना है, तो इसके लिए मुझे जाइंट्स के पास जाना पड़ेगा। योन कैसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है एंड ये जो सीज़न 1 है वो यहीं पर एंड हो जाता है।